बेटी बच के रहना, कभी ये पागल तुम्हें ही ना नोच ले। What is the difference between shadow teacher, therapist and special educator? कई बार सेंसरी इशू होते हैं हमारे बच्चों को कि बच्चा ऐसे ही कान बंद कर रहा है, अच्छा ये आपको इग्नोर कर रहा है मैम, आपकी आवाज़ सुनना नहीं चाहता, लेकिन उन्हें नहीं पता ना ये एक उसको इशू है, सेंसरी इशू है कि वो बहुत ज़्यादा लाउड साउंड को नहीं पसंद कर रहा है। आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इनफैक्ट 12 साल क्या मतलब 8 साल से ही स्टार्ट हो रहा है आजकल तो मेंटल हेल्थ इश्यूज बच्चों को। इवन ये लॉकडाउन जो हुआ ना, इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। जो आपके नॉन वर्बल ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं, इनफैक्ट वर्बल ऑटिज्म के बच्चे भी होते हैं, देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ टेंडेंसी जो उनके अंदर देखा जाता है, जो उनके नर्चरर होते हैं, फॉर एग्जांपल मदर हो या फादर हो, कोई भी हो, उन्हीं को पकड़ के वो मारते हैं या उन्हीं को पकड़ उन्हीं ऊपर चिल्ला जाता है। उसका रीजन क्या होता है? हाँ, उसका रीजन ये होता है कि कई बार बच्चा अपनी लैंग्वेज जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि मुझे ये चाहिए, और हम सामने वाले नहीं समझ पाते हैं ना। ब्लेमिंग चल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ये किया, मदर फादर, इवन मोस्टली मैंने जो देखा फादर ही कर रहे होते हैं मदर को, क्योंकि ब्लेम कर रहे हैं। हाँ, ब्लेम कर रहे होते हैं। मोस्टली मैंने फादर को ही देखा है। सो आज के जो पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है अंजू। Anju is a special ed and she has been working in this field for the last 14 years. मतलब स्टूडेंट टाइम से ही इन्होंने करा है सारा का सारा अराउंड द स्पेशल एजुकेशन फील्ड, एंड इन दिस पॉडकास्ट बिकॉज शी हैज गॉट अ वेरी रिच एक्सपीरियंस प्लस शी इज एन आरसीआई क्वालिफाइड प्रोफेशनल, एंड जो रिच एक्सपीरियंस जो इनका है अराउंड द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, myths break करेंगे, और specifically especially the parents who are going to I would say hire a special educator or get a person for their child. What are the things especially a parent should think before selecting that special ed? In this podcast we are going to discuss that. Welcome to the podcast. Thank you so much. संजू जी, आपका जो मैं नॉर्मली मेरा जो टॉपिक टिपिकल रहता है कि यार व्हाई डिड यू चूज दिस फील्ड, राइट? व्हाट वाज योर फैसिनेशन टू चूज स्पेशल एड? बिकॉज इंडिया के अंदर जैसे डॉक्टर्स की कमी है वैसे स्पेशल एजुकेटर्स, स्पेसिफिकली अच्छे स्पेशल एजुकेटर्स की बहुत कमी है। आप दिखते नहीं हो, इनफैक्ट आप सोशल मीडिया में भी नहीं हो, बिकॉज यू आर डूइंग द ग्राउंड लेवल वर्क। आपका काम सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू पता चला, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर हियर सिटिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी। बिकॉज हम अपने चैनल में कोशिश यही करते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द ग्राउंड लेवल, हु नो द रियलिटी, उनको लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो पहला मेरा सवाल तो यही है आपसे कि व्हाई दिस फील्ड? एक्चुअली मेरी फैमिली में भी ना बहुत ऐसा चीजें रही है। इवन मेरे ब्रदर हियरिंग इम्पेयर्ड, और मेरे जो नाना जी थे उनको भी ऐसे फिट्स, और एक कजन मामा जी थे उनको भी आते थे, पर उस टाइम पे इस चीज के बारे में मुझे भी नहीं पता था। मैं बहुत छोटी थी, 7th क्लास में। तो नाना जी को भी ना ऐसा होता था कुछ लाइक इलेक्शन के टाइम पे वो बहुत ज्यादा देवीलाल के फैन थे, तो उनके साथ किसी ने मजाक भी कर दिया कि ताऊ मैं देवीलाल के वोट नहीं दूंगी, मैं आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो वो हरियाणवी में कि ताऊ मैं वोट नहीं दूंगी, कल से मेरे घर पानी भरने मत आ जाना। तो उनको एक अटैक होता था, और वो कि मैं शाउट करके दिखाऊं, तो लिटरली उन्हें ऐसे मतलब अटैक पड़ता था, हमें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता था, वो इंजेक्शन वगैरह देते थे, तब वो काम डाउन होते थे। ऐसे ही मामा जी को भी कभी फिट्स आ जाते थे, तो उनका मेरे को लगता नहीं उस टाइम पे कोई ट्रीटमेंट ऐसे चल रहा था कि फिट्स का एक होता है ना, आपका डे 1 से स्टार्ट होता है और वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो उनको आते थे, अच्छा आज गिर गया तो हो गया। तो फिर उसके बाद में जैसे मेरे ब्रदर का भी हुआ, तो टीचर्स भी उतने अवेयर नहीं थे, क्योंकि अवेयरनेस था ही नहीं। अभी दिल्ली से बहुत ज्यादा स्टार्ट हुई थी, और हरियाणा में अभी भी बहुत पीछे है कुछ चीजें। तो उनको ये सुनाई नहीं दे रहा था, पिटाई कर दिया, ये तो फेल हो रहा है, और 8th भी बोर्ड की होती थी, 5th भी। तो तब जाके फाइंड आउट हुआ कि इसे तो सुनाई नहीं देता, और हियरिंग का वो लगाया। तो फिर जैसे मैं बड़ी हुई तो फिर एड देखा न्यूज़पेपर में, वरना तो पॉलिटिकल जो पॉलिटेक्निकल की तरफ ज्यादा जा रहे थे, या जेबीटी करा दो लड़की है तो मुझे भी एक मेरी बुआ जी है, वो प्राइस स्पोर्ट्स स्कूल में नर्स है, तो उन्होंने ऐड देखा और मेरे पापा को बोला कि जाओ पता करके आओ, रोहतक में ऐसा ऐड आई है और ये अच्छा कोर्स है, एक अलग है, और क्योंकि कुलदीप भी इसमें है, तो ऐसे बच्चे और भी होंगे जो सरवाइव कर रहे हैं। और इवन मैं सोनीपत रह के मुझे नहीं पता था इतने सारे स्कूल है, लेकिन मैं वहां पे भी ऑफिशियल वर्क में बहुत बिजी रहना बहुत पसंद करती थी, पता नहीं क्यों है ये मेरे अंदर। तो वहां पे जब हम पोस्ट कर रहे थे लेटर वेटर सब एड्रेस, तो मैंने वो एड्रेस नोट कर लिए जो मेरे एरिया के थे। तो जैसे ही मैंने वो खत्म किया और फिर मैंने ज्वाइन किया, तो मेरे ब्रदर को भी उसके बाद, जैसे वो कंपनी में जॉब कर रहा है अभी, बट वो वर्बल है लेकिन एकदम से डेफ नहीं है। अभी काम करने से वो उसकी हियरिंग
काफी डाउन जा रही है, और होता है ना कि एक वो यूज टू फिक्सेशन हो गई, उसको मैं इसी कान में लगाऊंगा, दूसरे में लगाने से मेरे को सर दर्द हो रहा है। इवन थेरेपिस्ट ने भी बोला, डॉक्टर ने भी, कि आप वो कान ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो एक ही की वॉल्यूम बढ़ा के काम कर रहा है। तो मैंने फिर उसके बाद जब इस फील्ड में आने के बाद उसको अच्छे डिजिटल हियरिंग एड दिलवाए, क्योंकि वो वायर वाला पॉकेट वाला यूज कर रहा था। इस वजह से मैंने ये फील्ड चूज किया कि बाकी भी डिसेबिलिटी है, जैसे मेरी मदर ने सरवाइव किया, बाकी लोग ना कर सके, हम उसको एजुकेट कर सके। इवन एक एजुकेटर अपनी फैमिली से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे गाँव को एजुकेट करता है ना, अवेयर करता है। कितने भी लोगों से मैं मिलूंगी, मैं क्या करती हूँ, इवन तो मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि तू करती क्या है, ट्यूशन पढ़ाती है। मेरी फैमिली मेंबर ये सोचते हैं, तो इसलिए मैंने ये फील्ड चूज किया। मुझे मेरी फील्ड बहुत अच्छी लगती है। इवन मैंने चेंज, बहुत सारे मेरे साथ भी है लोग जो चेंज कर चुके हैं, पर मुझे मेरी फील्ड बहुत अच्छी लगती है। वेरी नाइस, बिकॉज पैशनेट होना थोड़ा सा एक चैलेंज है, बिकॉज सबको एक लगता है कि मनी मेकिंग मॉडल है। और आज की जो पॉडकास्ट है इसके अंदर जो मैं शेयर भी कर रहा था, बिकॉज यू बिलोंग टू हरियाणा, राइट? दिल्ली के अंदर ही लोगों का मजाक उड़ता है, मतलब स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू विकलांग एंड दिव्यांग एंड एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, उसके अंदर मजाक उड़ता है। व्हाट काइंड ऑफ, मतलब आपको भी अलग तरीके से इनडायरेक्टली काफी कुछ सुनने को मिल रहा होगा। वर द पीपल जहाँ पे आप रह रहे थे वो कंसर्न थे, या वो लोग थोड़ा सा अलग तरीके का थॉट प्रोसेस था उनका? नहीं, मुझे एक्चुअली ये तो नहीं मिला। हाँ, लेकिन उनका जो टोन होता था एक स्पेशल चाइल्ड को लेकर, कि ये तो पागलों को पढ़ाती है ना, थोड़े दिन में खुद भी पागल हो जाएगी, ऐसे करके। पर मेरे पेरेंट्स को नहीं मिला ये सब करने को, क्योंकि मेरे ब्रदर में ऐसा कोई बिहेवियर नहीं था ना, एक हेयरिंग इम्पेयर्ड था जस्ट वो, और विजिबल डिसेबिलिटी। हाँ, वो तो फिर सबको पता था, तो वो बिहेवियर भी लाइक एक नॉर्मल पर्सन जैसे करते हैं, सबको विशेष करना एंड ऑल, सारे काम करना, अपना टाइम नहीं जाना। तो मेरे पेरेंट्स को नहीं मिला, लेकिन हाँ, हम लोगों को तो आपस में मिलता ही था आस पड़ोस में, कि क्या होगा इनका, मतलब कौन शादी करेगा, और क्या क्या इनमें सुधार आ सकता है, बेटी बच के रहना, कभी ये पागल तुम्हें ही ना नोच ले, लाइक ये उनका रहता था। तो मतलब अवेयरनेस नहीं थी, तो उनको लगता था अवेयरनेस नहीं थी। इंडिया के अंदर कुछ भी समझ नहीं आता तो सामने वाले को बोल दो पागल है। हाँ, पागल है। ओके। अभी तो फिर भी बहुत चेंज आ गया कि ये सोशल मीडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें, क्योंकि लोग कुछ नहीं तो रील्स और सब वीडियो तो देखते ही रहते हैं ना, स्क्रॉलिंग चलती रहती है, तो उनमें कुछ लोगों में तो अभी चेंज आ गया है कि अच्छा ये डिफरेंटली एबल्ड है, हमें इसकी हेल्प करनी है, या फिर कुछ लोगों में अभी भी नहीं है। अंजू जी, मेरे को बताइए कि आप हरियाणा से, आपने यहाँ पे जितना भी एजुकेशन करा था इन द हरियाणा, एंड यू हैड अ पास्ट, एंड स्पेसिफिकली जिन लोगों के पास एक पास्ट का एक रहता है, ओनली दोज पीपल गेट इनटू दिस फील्ड। और गिन चुन के, मतलब मेरे को मान के चलिए कि 100 में से एक भी मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, 1000 में से एक आई वुड से, बिकॉज द रेट एट विच डिसेबिलिटी इज कंसिडर्ड, उसको कहते हैं कि आई थिंक 1 या 2% ही है शायद सिर्फ वोटिंग राइट, क्योंकि इंडियन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आई थिंक 2011 जिस टाइम पे आप अपना वर्क एंड अपना कॉलेज साथ में जब कर रहे थे, आई थिंक उसी टाइम का ही सेंसस रिपोर्ट ये कह रहा था कि डिसेबिलिटी का प्रोपोर्शन इन द पॉपुलेशन इज अराउंड 1.4 और 1.5% फ्रॉम द एंटायर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। बट अगेन अब आप 2025 की बात करो तो ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और इनविजिबल डिसेबिलिटीज लाइक ऑटिज्म ये तो और बढ़ चुका है। बट इसके बारे में अवेयरनेस अभी भी मेरे को लगता है कि बहुत कम है, क्योंकि अवेयरनेस कम है, एंड क्योंकि पेरेंट्स को भी एक लेवल तक पता रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर इन डिनायल। मेरा आपसे सवाल यह है कि स्पेसिफिकली क्योंकि हम लोग नॉर्थ ऑफ इंडिया में हैं, किस टाइप के प्रैक्टिसेस है, कॉमन प्रैक्टिसेस है इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन जो आज की डेट में हो रहा है? अभी एक तो जो बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड, अवेयरनेस से रिलेटेड, आरसीआई भी काफी एक्टिव हो चुकी है कि पेरेंट्स को क्या क्या राइट्स। व्हाट इज आरसीआई? आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो क्या करती है? ये हमारे जो स्पेशल एजुकेटर के लिए कॉलेज डिसाइड करना, क्योंकि आपको अगर किसी पेरेंट को भी करना है तो कि कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये एक एग्जैक्टली ये हमारे लिए ठीक है, कॉलेज अप्रूव्ड है, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, ये वैलिड है, तो उसके लिए आरसीआई की साइट पे जाओ, सब कॉलेजेस की लिस्ट है, आरसीआई क्या क्या कोर्स कराती है वो सब है। हम और स्पेशल एजुकेटर भी जो है उसके पास भी वो एक लाइसेंस अप्रूव करती है आरसीआई, जिसको
पेरेंट्स को जानना है कि स्पेशल एजुकेटर सर्टिफाइड है, बोलने से तो सर्टिफाइड नहीं हो गए ना। एक डॉक्टर के पास भी अपनी डिग्री या लाइसेंस होता है ना, वो यूज करते हैं। तो ऐसे ही हमारा भी आरसीआई से एक लाइसेंस CRR नंबर बोलते हैं हम, वो अप्रूव्ड होता है। तो जो आरसीआई देती है, और आरसीआई ही कंटेंट भी डिसाइड करती है कि अब अच्छा सिलेबस चेंज करना है, क्योंकि अब इतने सालों से सेम चला आ रहा था, अभी रिसेंटली लास्ट 2 ईयर से चेंज हो गया है सिलेबस, क्योंकि रिसर्च हो रही है इसमें भी। हमारी फील्ड एक ऐसी तो है नहीं कि हमने आज स्टडी कर ली है और वहीं पे स्टॉप हो गई। एवरी डे रिसर्च हो रही है, एवरी डे टच में रहना पड़ता है हमें स्टडी के। तो तभी एक आरसीआई ने CRE प्रोग्राम भी चलाया हुआ है कि जिसमें आपको आपके आरसीआई जो लाइसेंस आपका 7 ईयर के लिए वैलिड है। पहले 5 था, अभी रिसेंटली 7 ईयर हो गया है। तो उसको फिर रिन्यूअल कराने के लिए आपको के पास 100 पॉइंट्स होने चाहिए। वो 100 पॉइंट्स आपको CRE अटेंड करके मिलेगा, कि एक CRE के लिए आपके 6 पॉइंट होते हैं 1 डे। तो आपको 3 डेज की कर रहे हो, आप 5 डेज की कर रहे हो, जिससे क्या कि हर हम प्रोफेशनल आते हैं वहां पे, हर टॉपिक पे डिस्कस होता है। तो सारे थेरेपिस्ट उसमें अप टू डेट हो जाते हैं, टच में रहते हैं कि स्टडी के। तो उसके लिए वो कंडक्ट की जाती है। उसको भी अप्रूवल आरसीआई देती है कि मुझे किस कॉलेज को देना है, किसको नहीं देना, वो सब काम आरसीआई करती है। आई सी, वेरी इंटरेस्टिंग है। तो ये वाला जो सर्टिफिकेट है, इसका बेसिकली पर्पस यही है कि आपके जो टीचर्स है वो पूरे अपडेटेड होने चाहिए विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स, बिकॉज आई थिंक आरसीआई इज आल्सो under some ministry, I think Ministry of Social Justice and Empowerment. तो I'm sure that इनका जो करिकुलम है इसलिए रिवाइज होता होगा बिकॉज वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस ऑल द कंट्री निकाल के फिर अपने करिकुलम में डाल के फिर आरसीआई के साथ डिस्कस करके फिर फाइनलाइज करते हैं चीजें। ठीक है। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज अ पर्सन हु इज इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन टू हैव आरसीआई? अगर आरसीआई नहीं है तो स्पेशल एजुकेटर बन सकता है? नहीं, वो बोलने से स्पेशल एजुकेटर नहीं बन सकता। अगर आपके पास आरसीआई सर्टिफाइड आपका लाइसेंस नहीं है, और वो पेरेंट को राइट भी है, पेरेंट चेक कर सकते हैं कि आपका CRR नंबर हमें बता दो। आरसीआई की कुछ भी नहीं करना, आप खुद से कर सकते हो, मेरे नाम से कर सकते हो, आप डालोगे मेरी डिटेल्स सब निकल जाएगी। आप आरसीआई साइट पे जाओगे, रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके, और मेरा नाम या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप डालोगे, क्योंकि ईमेल आईडी भी डालोगे, वो सब आरसीआई के पास हमारा होता है कि मेरी मेल आईडी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा CRR नंबर अगर आपके पास नहीं भी है तो उन चीजों से भी मेरी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी कि मैंने, और इवन ऐड होती जाती है। अब मैंने जैसे डिप्लोमा से स्टार्ट किया था, फिर बैचलर किया, मास्टर किया, तो मेरे को वो भी उसमें ऐड ऑन करवानी है, फिर उसमें सब ऐड होता जाएगा। अगर मेरे पास 100 पॉइंट्स भी नहीं है ना, सपोज करो मैंने 100 पॉइंट्स नहीं है और डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद मैंने फिर अपना बैचलर किया, तो फिर जब मैं बैचलर को ऐड ऑन कर रही हूँ ऑटोमेटिकली मेरा फिर रिन्यूअल हो जाएगा सिर्फ बैचलर के भी। फिर बैचलर किया, उसके बाद मास्टर है, तो अब मैं मास्टर को, मेरा अभी मास्टर कंप्लीट हो गई है तो मैंने ऐड ऑन नहीं किया है, अब मैं ऐड ऑन करूंगी तो मेरा ऑटोमेटिकली 7 ईयर के लिए रिन्यूअल हो जाएगा। उसके बाद मुझे फिर CRE पॉइंट्स अपने करने होंगे। ओके, तो अगेन मतलब आपने सोचा नहीं था कि इसके अंदर एक करियर है, लेकिन ये एक्सीडेंटल करियर ही हो गया आपके काइंड ऑफ? हाँ, मतलब मैं Day 1 जब हम गए थे, हमारे बैच में 17 या 15 स्टूडेंट थे, और इवन 3-4 लोग हम जो थे आफ्टर 12th ही गए थे, और बहुत लोग MS साइकोलॉजी, जिनको सिर्फ आरसीआई लाइसेंस के लिए वो करने आए थे कि उनको अपना क्लिनिक खोलना है, तो हमें आरसीआई सर्टिफाइड होना जरूरी है, जो कि इस डिप्लोमा से हम कर लेंगे। मैंने अर्ली इंटरवेंशन किया था स्टार्टिंग में, 2-3 दिन तो ऐसा रहा कि इवन मेरे पेरेंट्स छोड़ के आए, तभी कॉलेज में भी उन्होंने विजिट किया, अच्छा ऐसा होता है, पता नहीं क्या होगा। तो बट कुछ लोग डर के 3-4 दिन में डिप्लोमा से छोड़ गए, वो लोग कि हमसे नहीं होगा, हमें तो सपने में भी ये लोग दिख रहे हैं, नींद नहीं आ रही है रात को। बट धीरे धीरे जैसे टीचर ने टीच किया, हमें बताया, समझाया, मेरी जो लेक्चरर थी उन्होंने, तो इतने अच्छे से हम लोग मैनेज करते चले गए बच्चों से, एक अलग ही लगाव हो गया उनसे कि ये, मतलब हमें केस अलॉट होते थे कि आपको अच्छा अब 1 मंथ के लिए ये केस मिल रहा है, सीवियर, प्रोफाउंड, मॉडरेट, माइल्ड, सब केस हमें दिए जाते थे कि ऑटिज्म आपको 1 महीने के लिए लेना है, LD आपको लेना है, ID आपको लेना है, तो सब केस आपको दिए जाते थे, उसी पे वो प्रैक्टिस होती थी। इवन हमें रोहतक PGI भी विजिट कराया जाता था, PGI से भी जो लोग लेने जाते थे, असेसमेंट कराने जा रहे हैं, ट्रीटमेंट, तो वो लोग हमारे पास रेफर करते थे
उस टाइम पे भी वो लोग असेसमेंट कराते थे, तो हमें तब भी केस दिए जाते थे। इवन मैं तब भी ड्यूरिंग स्टूडेंट ही तो मैं होम प्लान बना के देती थी पेरेंट्स को, असेस करते थे। तो उन लोगों को लगता था हम कोई डॉक्टर है। जैसे कोई गुड़गांव से जाता था, मतलब बुजुर्ग होते थे, उन्हें नहीं पता होता था कि ये लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि चेकलिस्ट से हम कर रहे हैं और हमारी किट है एक, उससे हम बच्चे को टेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। देन हम उस पे पहुंचते थे कि अच्छा क्या गोल हमें घर पे देना है, क्या फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि स्टडी से पहले भी तो बहुत सारी प्रायोरिटी है ना, कि सिर्फ पेंसिल से मैं राइटिंग दे दूं उसको, वही तो प्रायोरिटी नहीं है। तो उन लोगों को होता था कि मैं सिस्टर कितने घंटे लगेंगे, डॉक्टर कितनी देर लगेगी, बहुत देर हो गई, कौन सी दवाई लिखोगे। तो उन्हें नहीं पता होता था वो चीजें कि हम दवाई नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ थेरेपी करा रहे हैं। तो वो सारी चीजें ही एक वहां से शुरू होती थी। तो आपके घर के लोगों को अभी भी लगता है कि आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल। जब पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मैम घर पे क्या बताएं, हम क्या करवाने जा रहे हैं, कौन सी थेरेपी करा रहे हैं, तो इवन बाहर बैठ के बोले कुछ तो अब करा रहे होते हैं कि मैडम बच्चे को एक्टिविटी हम क्या एक्सप्लेन करें। मैंने कहा तुम तो चलो क्या एक्सप्लेन करो, मैं खुद नहीं बता पाती मैं काम क्या करती हूँ। तो मतलब आपको फिर आपके प्रोफेशन को लेके लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता होगा, बिकॉज काम आप काइंड ऑफ एक डॉक्टर वाला कर रहे थे, लेकिन आपका टाइटल इज थेरेपिस्ट और यू कैन से स्पेशल एड, राइट? तो उसके अंदर डोंट यू थिंक दैट लोगों को कंफ्यूजन है? प्लस आप सर्टिफाइड भी हो, तो मोर और लेस एक काइंड ऑफ डॉक्टर वाला ही फीलिंग है, लेकिन द ओनली थिंग इज दैट यू कैन नॉट गिव एनी काइंड ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन कि आप दवाइयां वगैरह नहीं, हाँ, विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट है। हाँ, तो अगेन मतलब डोंट यू थिंक दैट ये वाला पार्ट है आपको एक लेवल तक ही एम्पावर करता है, बियॉन्ड दैट ओनली अ डॉक्टर कैन टेक अ कॉल ऑन इट? तो आपको ऐसा मतलब ये वाला फीलिंग नहीं आता कि एक लेवल तक ही चीज हो पाती है हमसे, लेकिन बियॉन्ड दैट हम अपने आप को और नहीं कर पाते, बिकॉज हम सिर्फ एक थेरेपिस्ट लेवल तक ही है, हमारा इधर तक ही है? तो वो वाला थॉट नहीं आता आपके पास? नहीं, ऐसा तो नहीं आता, क्योंकि जो हमें भी जैसे हमारे पास भी एक केस है, तो फिर हमें पता है ना कि हम ये चीजें हमें करते हैं, क्योंकि हमें वो ट्रेनिंग और जो कोर्स है वो इसीलिए कराया जाता है। उसी में सारी टीचिंग इसीलिए होती है कि एक ओटी आके हमें टीच कर रहा है, हमारे लेक्चर ले रहा है, स्पीच थेरेपिस्ट भी हमारे लेक्चर ले रहा है, वो हमारे सिलेबस में सब काउंट है। तो वहीं से ही हमें प्रिपेयर करके ही वो लोग बाहर निकालते हैं, तभी हम एक स्पेशल एजुकेटर बनते हैं। ऐसे नहीं कि जस्ट हम एक कोर्स करके आ गए हम बन गए, उसमें सब चेकलिस्ट में भी हमें सब कुछ फॉलो करना होता है। ओके, तो इसमें कितना प्रैक्टिकल होता है, कितना थियरी होता है? थ्योरी भी साथ साथ चलती है, और प्रैक्टिकल जैसे मैंने बताया कि आपके क्योंकि हम एक स्कूल के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा तो वो तो बाद में हमारी चॉइस है ना कि हम 1-to-1 सेशन में जा रहे हैं कि हम स्कूल में टीच कर रहे हैं। तो जो लेसन प्लान बना होता है वो तो सारे स्कूल क्लासरूम के लिए होता है, और जो आईईपी होती है वो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए होती है। तो हमें आईईपी, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, वो एक बच्चे के लिए बनता है, और जो लेसन प्लान होता है वो पूरी क्लास के बच्चों के लिए बनता है। उसमें हमें सारे क्लास के बच्चों का चाहे लेवल कुछ भी है उस लेवल के अकॉर्डिंग बनाना होता है कि अच्छा ये मुझे लेसन लेना है ताकि मेरे सारे बच्चों का जो लेवल है वो कवर हो जाए। मैं वैसे ही TLM तैयार करूंगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है मैं वैसा ही बनाऊंगी कि मेरे सारे बच्चों को हो जाए। एक को नंबर की आइडेंटिफिकेशन है, एक को ऑब्जेक्ट के साथ दूंगी मैं, इंगेज मुझे सारे बच्चों को रखना है। तो उनका जो हमारा लेसन होते थे वो 30 लेसन है, 60 लेसन है, तो वो हमें प्रैक्टिकल वर्क भी हमारी थ्योरेटिकल के साथ साथ चलता था। बीच में कोई भी 1 घंटा हमें ऐसे अलॉट किया जाता था कि आप अपने किट रेडी करो और अपना केस लो। तो उसके लिए भी अटेंडेंस शीट हमारे साथ होनी चाहिए। जिस क्लास में हम जा रहे हैं वो केस अटेंड करना है, उस टीचर के साइन होने चाहिए। तो टीचर ऐसे तो साइन करेंगे नहीं अगर आप 1 घंटा नहीं ले रहे हो, उस पर काम नहीं कर रहे हो। इवन हमारे लेक्चरर इतने एक्टिव थे कि वो कभी भी आके हमारी किट नहीं है तो हमारे जो कैंसलेशन इसको दोबारा करोगे, हमारे लेसन भी कैंसिल हो जाते थे कि आपका TLM कहाँ है। तो वो उस टाइम पे गुस्सा आता था कि क्या हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें आज पता चल रही है कि उन्होंने जो मेहनत कराई थी वो आज रिजल्ट दे रही है हमें। उस टाइम पे हम भी बच्चे थे कि क्या सिर्फ लेसन ही तो था, क्यों कैंसिल किया। तो प्रैक्टिकल वर्क भी उतना ही पूरा कराते हैं जितना वो थ्योरेटिकल कराते हैं। तो अगेन मतलब इतना अभी मैं क्वेश्चन ये है कि काफी सारे लोग स्पेशल एजुकेटर बन जाते हैं, थोड़ा सा एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, एंड देन दे ओपन देयर ओन सेंटर्स या इंस्टीट्यूशंस, एंड देन वो कहते हैं कि हम सर्टिफिकेशन दे दें कि हमको सब कुछ पता है। तो हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम द वन व्हिच यू लर्नड इन एन इंस्टीट्यूट? देखो वो एक बोलने से कोई सर्टिफिकेशन आपको नहीं दे सकते। ऐसा
वो आपको एक एज अ वॉलंटियर ट्रेन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स ने किया भी है कि हम मैं अपने बच्चे के लिए जस्ट आपके पास आपका ऑब्जर्व कर लेती हूँ, या मैं अपने बच्चे की क्लास ले लूँ, आप हेल्प कर सकते हो। इवन हम भी करते हैं ऐसा, जब हम अपने बच्चे का आईईपी प्लान शेयर करते हैं पेरेंट्स के साथ, तो उनको हम साथ में, अब टेक्निकल वर्ड हम यूज कर रहे हैं, पेरेंट्स को क्या पता विजुअल परसेप्शन क्या है, वेटिंग स्किल क्या है, क्या सेंसरी इशू है, तो हम बच्चे का जब प्लान बनाते हैं तब भी हम समझाते हैं, और इन बिटवीन हम वीकली या जब भी हमने पेरेंट्स को फ्रीली बोला हुआ है कि जब भी आपको डाउट्स लगते हैं हमसे पूछो, बेटर है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो बच्चे को लेकर, उससे बेटर है कि हमसे आके डिस्कस कर लो। तो कोई भी ना ऐसा ट्रेनिंग से सर्टिफाइड नहीं कर सकता आपको, क्योंकि थ्योरेटिकल एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो वो 1 ईयर आपको टीच कर रहे हैं, तो आप एक 6 महीने में, चाहे आप सेंटर में 2 साल भी कर लो, पर वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी उनको नहीं है, क्योंकि वो आरसीआई ने उनको अप्रूवल नहीं दिया है कि आप किसी कोर्स को कंडक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये कोई कोर्स नहीं है ना, आप देख के सीख रहे हो, बस जस्ट जा रहे हो आप एक सेंटर में कि हम यहाँ आ जाओ, एज ए वॉलंटियर कर लो या इंटर्नशिप कर लो, तो आप सर्टिफाइड हो जाओगे। अच्छा, एक सवाल एक और आ रहा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैडो टीचर, थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर? शैडो टीचर आजकल जो ये हमारे बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में जो एक रूल आया है कि सबको एडमिशन देना ही है, तो वो एक बच्चे की हेल्प के लिए शैडो टीचर रखा जाता है कि बच्चे को जो एकेडमिक स्किल में आ रही है प्रॉब्लम, सोशल इंटरेक्शन में आ रही है, या राइटिंग में आ रही है कि कॉपी करना बोर्ड से, उन चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको उसको पुश करने के लिए कि चलो बेटा देखो, नोट डाउन करो, अब ये बुक्स निकालो, तो उन सब के लिए शैडो को हायर किया जाता है ताकि बच्चा भी एक इंक्लूसिव एजुकेशन में ग्रो हो सके। ठीक है। और थेरेपिस्ट जो है, जैसे हमारी एजुकेशन के साथ साथ, स्पेशल एजुकेशन के साथ साथ ओटी है, स्पीच थेरेपी है, एबीए थेरेपी है, तो वो एक थेरेपी का रोल करते हैं। थेरेपी के अंदर आता है आपका क्या कहता है, स्पीच थेरेपी? स्पीच थेरेपी है, स्पेशल एजुकेशन भी एक थेरेपी है, ओटी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, एबीए थेरेपी, एबीए बिहेवियर थेरेपी है। ओके ओके, इट्स अ बिहेवियरल थेरेपी, अप्लाइड बिहेवियरल थेरेपी है मेरे ख्याल से। ठीक है, ओके, तो ये वाले डिफरेंट टाइप की थेरेपीज। और लास्ट वाला क्या था? स्पेशल एजुकेशन, और फिजियोथेरेपिस्ट भी इसमें रोल करते हैं। जैसे हमारे सीपी चाइल्ड होते हैं ना, सर्बल पॉलिसी वाले, जिनका नेक होल्डिंग, वॉक, गेट, जो हम इसको गेट बोलते हैं, वॉक चलने का प्रॉब्लम जो होता है, उन सब पे वर्क करता है फिजियोथेरेपिस्ट। आई सी, ओके। एंड लास्ट वाला जो था स्पेशल एजुकेशन इज द फील्ड फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। हाँ। और एक बात बताइए, इसके अंदर मतलब आई डोंट वांट टू कैटेगराइज इट, बट मान के चलिए कि शैडो टीचर्स कब जरूरत पड़ती है, थेरेपिस्ट की जरूरत कब पड़ती है, और स्पेशल एड की जरूरत कब पड़ती है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि थेरेपी की जरूरत तो देखो, जब आपको लगता है कि आपके बच्चे के माइलस्टोन्स, आपको कुछ गड़बड़ लग रही है कि आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है या ये बोल नहीं रहा है, स्पेशली तो पेरेंट्स कब फाइंड आउट करते हैं, जब बच्चा बोलता नहीं है। बाकी सबको नेग्लेक्ट कर लेते हैं कि आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, चलो कोई बात नहीं दे रहा, मूड नहीं होगा। लेकिन जब वो थेरेपिस्ट के पास आते हैं, जब बच्चा बोलता नहीं है स्पीच, अब तो ये 3 साल का हो गया, अब तो ये 4 साल का हो गया, ये बोल नहीं रहा है, तब वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। तो वहां पे थेरेपिस्ट जब रेफर करते हैं कि अच्छा आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, माइलस्टोन डेवलपमेंट आप चेक कराइए, कहाँ कहाँ डिले है, क्या डायग्नोस है, क्योंकि देखो डायग्नोस बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार पेरेंट्स, इवन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं यहाँ एग्जांपल दूं तो पेरेंट्स कॉल करके कि अच्छा मतलब जिनका डायग्नोस है भी या नहीं भी है, अरे मैम कुछ नहीं है, ये ना बस जिद्दी हो गया है थोड़ा सा। इवन मेरे पास एक बच्चा आया, तो मदर है तो दिल्ली में ही, लेकिन वो एक यूपी या बिहार कहीं से बिलोंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखो आप इसका डायग्नोस लेकर आइए। मुझे तो लग रहा था, लेकिन मेरा राइट नहीं है ना कि मैं उसको डायग्नोस एक बोल दूं, आपको क्या लग रहा है। वो हमें ही बहुत पुश करने लगते हैं कि आप डायग्नोस बताइए, आपको क्या लग रहा है। हमारे लगने से कुछ नहीं होता है। आपको जब एक अथॉरिटी मिली हुई है, साइकोलॉजिस्ट आपको ये सब फाइंड आउट करके देगा, बच्चे का लेवल क्या है, बच्चे को क्या डायग्नोस है, तो उससे हमें हेल्प हो जाती है कि बच्चे का ये डायग्नोस है, ये इश्यूज है, हमें इस एरिया पे काम करना है। लेकिन पेरेंट्स यहाँ पे कई बार नहीं मानते हैं कि क्यों असेसमेंट के पैसे खराब करने हैं। अब हमें भी इवन डायग्नोस होता है तभी, मैम असेसमेंट कर मत कीजिए ना, सेशन ही कर लीजिए, सेशन में आप कर ली। मैं कितने सेशन तक असेसमेंट करती रहूंगी? अगर मुझे पहले पता होता है, एक हम बच्चे के बारे में, लाइक डिसलाइक के बारे में जान लेते हैं, उसको किस चीज से प्रॉब्लम है। कई बार सेंसरी इशू होते हैं हमारे बच्चों को कि बच्चा ऐसे ही कान बंद कर रहा है, अच्छा ये आपको इग्नोर कर रहा है मैम, आपकी आवाज सुनना नहीं चाहता, लेकिन उन्हें नहीं पता ना ये एक उसको इशू है, सेंसरी इशू है कि वो बहुत ज्यादा लाउड साउंड को नहीं पसंद कर रहा है। और कई बार बहुत लाउड साउंड को अच्छा करता है, कई बार एक पेपर हिलने की आवाज से भी उसको प्रॉब्लम हो रही है।
ये सारे इशू पेरेंट्स नहीं फाइंड आउट कर पाते, तो इसलिए वो थेरेपिस्ट की जरूरत होती है। वहां थेरेपी काम करती है कि वो एक साइकोलॉजिस्ट के बाद जो है थेरेपिस्ट के पास रेफर किया कि अच्छा आप जाके ये थेरेपी करा लो इसे, ठीक है। उसके बाद जब थेरेपी के बाद स्कूल में जब जाते हैं तो वहां स्पेशल एजुकेशन काम करती है। इवन सेंटर में भी हम 1-to-1 सेशन में भी काम करते हैं, क्योंकि जितना एक 30 बच्चों के अंदर काम हो रहा होता है वो एक 1-to-1 में अलग हो रहा होता है, क्योंकि हमारे बच्चों का अटेंशन इश्यूज है, कभी मूड अच्छा है नहीं है, कभी उनको कोई सेंसरी इशू, वेदर चेंज होने से भी उनको बहुत इशू होते हैं, कभी मेडिकली ठीक नहीं है या फिर रात को अच्छे से नहीं सोया। तो इसलिए तब वहां पे 1-to-1 में हम अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, ये मैचिंग है, ये शॉटिंग है, तब हम उस पर वर्क कर होते हैं उसके एकेडमिक स्किल पे, बेसिकली स्कूल रेडीनेस स्किल जो हम स्कूल के लिए प्रिपेयर कर होते हैं बच्चे को 1-to-1 सेशन में। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सारा का सारा जितना भी अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं बच्चे को मेन स्ट्रीम में लेकर आने के लिए कर रहे हैं। यस, मेन स्ट्रीम। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल हमारा अभी कलर क्लासरूम है, इसके अंदर मैं खुद आई वुड से दैट 60 बच्चे होते थे, 50 बच्चे होते थे, 1-to-many रेशियो। हाँ, उस टाइम में मेरा भी ऐसे ही था, हमारा भी। ठीक है, एंड उसके अंदर मेरे को इतना समझ आ रहा है कि अब बच्चा हुज ऑलरेडी डिलेड माइलस्टोन में चल रहा है और बाकी सारे बच्चों के साथ कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो करिकुलम है बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट ज्यादा करता है रादर देन एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। एंड अगेन मतलब इन ऑर्डर टू गेट द चाइल्ड इनटू द मेन स्ट्रीम, डोंट यू थिंक दैट ये थोड़ा सा मतलब मेजरली चैलेंजिंग हो जाता है? और ये वाले चैलेंजेस को कोप अप करने के लिए स्कूल्स के क्या, जैसे आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे में से 2 बच्चे इनविजिबल डिसेबिलिटीज के साथ है, लेट्स से एक को डिसलेक्सिया एक को ऑटिज्म है, ठीक है, और उनका एक को लिखने का प्रॉब्लम है और एक को शायद वर्बल जो इंस्ट्रक्शंस है उसको लिखने में प्रॉब्लम है, ठीक है। इस वाले केस के अंदर कौन किसका रोल ज्यादा बेटर है, थेरेपिस्ट, शैडो टीचर या स्पेशल एजुकेटर का? हाँ, इन तीनों में से किसका रोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा यहाँ पे? देखो, जो ऑटिज्म आपने बताया कि एक बच्चा ऑटिज्म का है, तो उसके लिए तो देखो ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पेशल एजुकेटर तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिसलेक्सिया जो बताया उसके लिए आपको स्पेशल एजुकेटर, इवन उसकी भी जो मोटर स्किल होती है उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी चाहिए। लेकिन जो आप क्लासरूम की बात कर रहे हो वहां पे अगर हमें टीच करना है तो उसके एक टीचर तो 40 बच्चों को देख रही है, तो उन 2 बच्चों पे भी फोकस उतना नहीं कर पाएंगे ना, तो उसके लिए ये शैडो टीचर हायर करते हैं कि ताकि वो हेल्प कर सके कि अच्छा बच्चे को अब बोर्ड से कॉपी करना है, मैंने पहले भी जैसे बताया, क्लास में कोई शाउट हो रहा है तो एक देखो सेंसिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है हमारे बच्चों को भी, ताकि वो भी देख सके कि हमें शाउट नहीं करना है, इस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, ये अपने कान बंद कर रहा है बिकॉज बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, चिल्लाना नहीं है हमें, या टीचर को भी बहुत लाउड नहीं बात करना है। बहुत सारे बच्चे हमारे बहुत सॉफ्ट, क्योंकि हम जब लाउड होते हैं ना उनके साथ में इवन हम ये भी नहीं बोल सकते वेरी गुड वेल डन, तो वो हाई अराउजर और हो जाता है। हमें बहुत ऐसे रहना है कि जैसे हमें बोलना बहुत कम आता है, चलो वेरी गुड करेंगे, हमारी आवाज को भी हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चा सामने वाला हाई अराउजर हो जाता है बिल्कुल, कि हमारी वॉल्यूम के साथ ही उसकी भी हाइपर एक्टिविटी ऐसे हो जाती है। ऐसा होता है? हाँ होता है, हमारे पास है बच्चा, उसके सामने हम नहीं बोल सकते अरे वेल डन गुड जॉब, इतना बोलते ही तो वो पूरा ऐसा हो जाएगा, आप हैंडल ही नहीं कर पाते फिर। तो वो सारी चीजें सेंसिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है कि स्कूल में भी, इवन अभी होने लगी है अवेयरनेस प्रोग्राम, मैंने खुद भी किया है, गवर्नमेंट स्कूल भी ये कर रहा है कि टीचर्स को सेंसिटाइजेशन करना, इवन स्पेशल एजुकेटर सब हायर कर लिए वहां पे, लेकिन स्कूल में कुछ टाइम ये होता है कि स्पेशल एजुकेटर कुछ और ही काम कर रहा होता है, डिपेंड जो उसकी जॉब है वो स्कूल पे है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वहां पे रिसोर्स रूम रेडी करे, 1-to-1 में भी सेशन हो, अपनी टीचर्स को अवेयर करे, सेंसिटाइज करे कि अच्छा ये प्रॉब्लम होती है तो हम ऐसे हैंडल करेंगे। अच्छा, तो स्टार्टिंग में जाता है इस वाले प्लान के साथ, लेकिन वहां पे जाके कुछ और करने लगता है, कुछ और हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? वही स्कूल के रूल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन काम जो होता है सारा। बट स्कूल के अंदर आई थिंक इंक्लूजन, या मान के चलिए कि एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू स्टडी एंड एडुकेट, और अगर जस्ट इन केस अगर किसी बच्चे को किसी टाइप का चैलेंज है तो उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं स्कूल्स। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट, I'm not talking about government schools but schools in general। मतलब जिस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी को वीव किया गया उसके अंदर सारी चीजें बता रखी हैं। बट अगेन ये वाला पोर्शन आप बता रहे हो कि बाकी कामों के ऊपर टीचर्स फोकस करने लगे, स्पेशल एड स्टार्ट फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स। डोंट यू थिंक दैट ये थोड़ा सा, तो इसके 2 रीजंस है कि नहीं बोल पाता, क्योंकि एक तो इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। हाँ। कि अगर ये वाला काम नहीं करा तो फिर मेरी नौकरी जा सकती है, बिकॉज ये
मेरे ख्याल से द ओनली चैलेंज व्हिच इज हियर दैट आई एम और एक फिर वो भी होता है ना कि उनके पास पूरे स्कूल में आपका एक टीचर है ना, ये भी नहीं कि हर क्लासरूम में एक टीचर, पूरे स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर है ना, तो उसको फिर सब बच्चों का देखना है। मतलब हर क्लास में आप सपोज करो 12th तक स्कूल है तो हर क्लास में अगर 5 बच्चे भी है तो उसको सबको देखना है। एक बच्चे को तो इंडिविजुअली वो एवरीडे नहीं देख सकता ना, या तो फिर उसमें और भी टीचर हो जितनी स्ट्रेंथ बच्चों की है उसके अकॉर्डिंग उनको स्पेशल एजुकेटर रखना चाहिए। तो अगेन मेरा क्वेश्चन एक और आ रहा है कि ये स्पेशल एजुकेशन वाला जो पोर्शन है, बिकॉज आजकल जो बच्चे जो न्यूरोटिपिकल है स्पेसिफिकली इनको कोई निकल कर आया नहीं है, इवन उनको भी जरूरत पड़ रही है, शैडो टीचर्स की भी जरूरत पड़ रही है, बिकॉज उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है समझने में, लिखने में, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो रही है, मे बी बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया। हाँ मे बी आजकल सोशल स्किल सोशली जो आ रहा है निकल के वो थोड़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चे को जो पहले होता था स्पोर्ट्स टाइम, प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो गया कि बच्चा स्कूल गया, स्कूल से आके ये क्लासेस वो लैंग्वेज ऑनलाइन कोर्सेज, मतलब मैं देख रही हूँ स्पेनिश भी बच्चे ऑनलाइन सीख रहे हैं, और कभी को स्विमिंग जाना है तो उनके पास ना अपने लिए सेल्फ टाइम ही नहीं है कि वो सेल्फ प्ले कर सके खुद का जो है, तो वो कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन भी रहा नहीं, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में ही नहीं गया बच्चा। स्कूल में जा रहा है तो हर सब्जेक्ट वाइज आपके टीचर्स होते हैं तो वो आपको वो फॉलो करना है, तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया का आ रहा है कि जितने गैजेट आ गए या बच्चा ऑनलाइन ही खेल रहा है, अपनी फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रही है, तो ये चीजें आ रही है, कुछ बच्चों में मिल रही है आजकल देखने को, तो जिससे पेरेंट्स फिर काउंसलिंग या साइकोलॉजिकल क्लासेस भी वो करा रहे हैं कि ताकि मतलब उस चीज से बाहर निकला है कि बच्चा क्या फील कर रहा है, उसे क्या चाहिए, क्या हमारे बारे में सोच रहा है। आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा हो रहे हैं, हाँ बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इनफैक्ट 12 साल क्या मतलब 8 साल से स्टार्ट हो रहा है आजकल तो मेंटल हेल्थ इश्यूज बच्चों को। इवन ये लॉकडाउन जो हुआ ना इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो बच्चे हमारे पास भी आए ना असेसमेंट कराने, तो उनका भी यही हिस्ट्री था, मैम अच्छा खासा था, फिर क्या करते फोन ही देखा, स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा इफेक्ट किया बच्चे को, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते हो आप कहीं पे ड्यू टू आपके लॉकडाउन की जो रूल्स थे। बट पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन के अंदर काफी लोगों का बेटर भी हुआ है, जो मुझे समझ में आया, बिकॉज वहाँ पे एक बॉन्डिंग वाला टाइम आ गया, फैमिली वाला टाइम आ गया वो हुआ, लेकिन मैं तो बच्चों के पर्पज से बता रही हूँ आपको कि जो हमारे पास जो ज्यादा डायग्नोसिस हुए हैं वो आफ्टर लॉकडाउन ज्यादा हुए हैं। अच्छा ओके। आफ्टर लॉकडाउन बहुत रेशियो हाई कर गया, हाँ बहुत, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन बच्चे को मिला ही नहीं ना, आप फोन में ही देख रहे हो, आपको फुल टाइम स्क्रीन टाइम ही मिल रहा है। ये स्पेसिफिकली केस किसका था, मतलब दोनों के दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे या न्यूक्लियर फैमिली से मिला या जॉइंट फैमिली में भी मिला आपको? न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा मिला। इवन जॉइंट फैमिली भी तो होती है, तो आजकल उनके भी यही आ रहा है कि दादी अपना फोन देख रही है, दादू अपना फोन देख रहे हैं, सब तो स्क्रीन टाइम में लगे हुए हैं ना, जो ये सोशल मीडिया में रील्स में इतना बिजी कर दिया ना सबको, तो कोई किसी के साथ, अब घर में 4 लोग हैं तो चारों ही फोन में बैठे हुए हैं। अब मेट्रो में देख लो, पहले कन्वर्सेशन होता था, इवन मेरी मम्मी के टाइम जैसे मम्मी जाती थी, अच्छा एक लेडीज मिली थी वहां की थी, ये बता रही थी वो बता रही थी, तो वो लोग आपस में करते थे ना, अच्छा कहाँ जा रही है, अच्छा मैं वहां उतरूंगी ठीक है, और तो उनकी बातें ऐसे चली जाती ना, उनके पास कुछ था ही नहीं कि कान में लगाया लीड और हम चलते जा रहे हैं, क्योंकि 3-4 घंटे का ट्रेवल आप कैसे कर सकते हो बिना बोले, तब कन्वर्सेशन ज्यादा होती थी। अभी तो आप कितना भी देख लो, मैं कभी कभी मेट्रो में देखती हूँ तो सब लोग या तो कोई बुक रीडिंग कर रहा है या फिर अपने गैजेट के साथ बिजी है, किसी से कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। आई एग्री। नॉर्थ के अंदर काफी सारे के सारे बैड एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं और काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत भी आई है विद रिस्पेक्ट टू द इंटरवेंशन, बिकॉज पहली बात तो आई थिंक ये ताली दोनों हाथों से बचती है। पहला तो है कि पेरेंट्स डिनाइल पे रहते हैं, उनको असेसमेंट नहीं करवाना, बिकॉज उनको डर लगता है कहीं ना कहीं पे कि यार कुछ निकलना है, लेबल, हाँ लेबल से डर लगता है, अगर लेबल आ गया तो फिर गए काम से, तो वो सीधे ही ट्रीटमेंट्स वगैरह चालू करा देते हैं। दूसरा है इस डेस्परेशन का एडवांटेज लेने वाले काफी सारे के सारे सेंटर्स, संस्थाएं खुली हुई हैं जो कि कहते हैं कि हम आपके बच्चे को ठीक कर देंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इनविजिबल डिसेबिलिटीज आर दे क्यूरेबल? नंबर 1। नंबर 2, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि ये जो बोल रहा है इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सच बोल रहा है कि इस एकदम से मतलब तुरंत के तुरंत निकल जाओ यहाँ से, तो ये दोनों आइडेंटिफाई कैसे करें? बिकॉज मैं ये स्पेसिफिकली बिकॉज देखो साउथ के अंदर मैंने देखा है विमहैंस और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, ऑल्दो आई वुड नॉट से दैट कि वहां पर धोखाधड़ी नहीं होती है, होती होगी, लेकिन जिस तादाद में मतलब स्पेसिफिकली जहाँ पे हम लोग बेस्ड आउट है वहां पे अनड्यू एडवांटेज उठाने की आदत है।
और स्पेसिफिकली अगर इमोशनल है बंदा और उसका एक अलग सा पेन पॉइंट है, उसका और अच्छी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। मैंने मतलब खुद पर्सनली एक्सपीरियंस भी कर रखा है, मैं देख भी रखा है, और मैं फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस ओनली आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट हाउ डज वन आइडेंटिफाई कि ये इंस्टीट्यूट या ये सेंटर इज एन ऑथेंटिक सेंटर। उसका चेकलिस्ट क्या अगर इफ यू कैन टेल दैट टू द पेरेंट्स। जैसे हमने बात किया था कि स्पेशल एजुकेटर को आइडेंटिफाई करना है, तो आपके पास एक RCI, आप CRR नंबर, उसके नाम से, कॉन्टेक्ट नंबर से आप कर सकते हो आइडेंटिफाई कि ये है। सेकेंडली, आपको अगर देखो आपके साथ कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो आप वो शेयर कर रहे हो कि नॉर्थ इंडिया में ये तो देखो सबका अलग अलग एरिया पे भी है, किसी का बाहर भी रहा है, किसी का वहाँ, हर जगह पे ऐसा चलता है कि अप एंड डाउन, किसी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। और जैसे आपने बोला दोनों साइड से ही ताली बजती है। हो सकता है कई बार समझने में प्रॉब्लम आई हो क्योंकि पेरेंट्स हमारे पास भी आते हैं ना, तो बहुत बार मैं सोचती भी हूँ कि यार वन डे आया, असेसमेंट कराया, तो एक दिन में कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं अच्छा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। क्योंकि फर्स्ट डे तो आपका बच्चा आपके पास आ रहा है, तो आपका बच्चा वैसे ही उस चीज से यूज टू नहीं है ना। क्योंकि आप बहुत बार ऐसे भी मेरे पास सेशन हुए हैं, बच्चा आया कि वो गाड़ी से उतरने को रेडी नहीं है क्योंकि बच्चा उस जगह से यूज टू नहीं है। तो मदर ने बहुत दिन तक कम से कम उसको हमारा जो सेंटर की लोकेशन है वहां से घुमाया ताकि ये देख ले हमें यहाँ आना है, मैम के पास आना है, तब भी जाके बच्चा एग्री नहीं कर रहा है। तो वो जबरदस्ती हम खींच भी लाए तो बच्चा उतना कोऑपरेट नहीं करेगा ना कि मैं उससे क्या करना चाह रही हूँ, मैं क्या एसेस करना चाह रही हूँ। मैं पेरेंटिंग इंटरव्यू कर दूंगी, पेरेंट्स के थ्रू कुछ चीजें हमें मिल जाती है और सारी चीजें तो नहीं मिलती ना जब तक हम बच्चे को अपने लेवल पे चेक ना कर ले। कि बहुत बार पेरेंट्स को पता भी नहीं होता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ये तो कर देता है ऐसे। तो जब हम चेक करते हैं कि अच्छा ये नहीं कराया गया था मैम, ऐसे ये तो नहीं पता था मुझे, आप इस बारे में बोल रहे हो, तो बहुत बार हमें खुद चेक करना होता है कि ताकि बच्चा कर सके। पेरेंट को अगर आइडेंटिफाई करना है कि ये प्लेस ठीक है नहीं है हमारे बच्चे के लिए, तो पहले तो उनकी क्वालिफिकेशन पूछने का आपका पूरा राइट बनता है कि आप पूछ सकते हो कि मैम सर आपने क्या किया हुआ है, कहाँ से किया हुआ है, ठीक है, आपके पास सर्टिफाइड आपका CRR नंबर, आप इवन बहुत सारे सेंटर में, रजिस्टर सेंटर में बाइंडिंग करके लगा भी होता है, आप वहां से भी देख सकते हो कि ये CRR नंबर है, तो वो एक होना चाहिए। सेकेंडली, आपके पास जब आप जा रहे हो तो एक वाइब आ जाती है आपको ज्यादा कि अच्छा डिफरेंट, एक सिर्फ कॉपी पेन ही रख के नहीं बैठा हुआ है स्पेशल एजुकेटर। देखो कितने सारे सेंसरी, मल्टी सेंसरी अप्रोच हम यूज करते हैं, तो टैक्टाइल, ठीक है, स्मेल, ब्लोइंग, ये सारी चीजें उन्होंने रखी हुई है। TLM बहुत यूनिक सा वो अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां से भी आपको पता चल जाता है। आप रेगुलर जब जा रहे हैं तो अच्छा आज सर ने ये चेंज कर दिया, आज मैम ने ये चेंज किया। इवन हम जब कर रहे होते हैं, सेंटर चला रहे हैं, तो हमारे पास भी अपडेटेड TLM भी आता रहता है। तो आपको ये भी देखना है कि पेरेंट थेरेपिस्ट सिर्फ पैसे तो कमा के ये तो नहीं कि वो यूज नहीं कर रहा है थेरेपी मटेरियल में, हमें थेरेपी मटेरियल भी अपडेट करना है बच्चे के अकॉर्डिंग, कि कुछ साउंड वाले चाहिए या कुछ लाइटिंग वाले चाहिए या फाइन मोटर के लिए चाहिए। फाइन मोटर में भी बहुत सारी वैरायटी है, हमें अलग अलग रखना होता है क्योंकि बच्चे रोट लर्नर, वो एक दिन में रट लेते हैं उन चीजों को। मैं हफ्ता 10 दिन वही चीज करूंगी, वो रट ली, पर जनरलाइजेशन के लिए तो मुझे डिफरेंट मटेरियल चाहिए होगा ना। मेरे पास एक ही चीज की बहुत सारी वैरायटी है, तो वो सारी चीजें आपको वहां दिख जाएगी कि ये मेरे बच्चे के लिए ठीक है या नहीं है, और थेरेपिस्ट के पास सर्टिफाइड लाइसेंस है या नहीं है, वो एजुकेटेड है या नहीं है, और वो सारी चीजें आपको वहां पे दिख जाती है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा तो यहाँ पे ना पेरेंट्स को भी टाइम देना चाहिए, एक दिन में कुछ डिसाइड नहीं होता। बच्चा रो रहा है तो नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा रेपो बिल्डिंग में भी बहुत बार टाइम लगता है। इवन स्टार्टिंग जब मैंने नोएडा में किया था, हमारा बच्चा आज भी मेरे पास है, वो 3 महीने तक रोया था कंटिन्यू, 3 मंथ। और मदर का पेशेंस यहाँ देख लो कि उनको हमने बताया कि एक बहुत बार बच्चे, मैम ये तो क्लास ही वेस्ट करना है ना, रोज रो के चला जाता है, पैसे ही खराब कर रहा है, इवन ये टोन पेरेंट्स का आता है हमारे सामने। तो उन पेरेंट्स ने पेशेंस रखा कि हमने कहा कि ये भी सिटिंग इम्प्रूव कर रहे हैं, ये वेस्ट नहीं हो रहा है, ये भी एक लर्निंग हो रही है कि वो सिटिंग उसकी आ जाए, हमारे साथ रेपो बिल्डिंग बन जाए, कि वो फ्रेंडली हो जाए, वो काम करने लगे। तो आज भी वो बच्चा हमारे साथ है। तो अगेन इसके अंदर जी ज्यादातर ये डिसीजंस जो है वो ज्यादातर लेता कौन है? मदर लेते हैं, फादर लेते हैं, कि किस स्पेशल एजुकेटर को लेते हैं, पेरेंट्स टुगेदर लेते हैं? बहुत रेयरली मिलते हैं कि दोनों पेरेंट्स आते हैं, मोस्टली मदर्स ही आती है, जहाँ मैंने ज्यादा देखा है। जो
Okay. So, what is the difference between a parenting by a mother or a parenting by both or a parenting by a father? Because मैंने कुछ instances भी देख रखे हैं जहाँ पे separations हो जाते हैं. हाँ कि पेरेंट कर रहा होता है पूरे टाइम. हाँ हो रहा तो होता है। मतलब दोनों की अपनी अपनी खुद की सॉफ्ट स्टोरीज होती है. देखो वहां ना ब्लेमिंग चल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ये किया, मदर फादर, इवन मोस्टली मैंने जो देखा फादर ही कर रहे होते हैं मदर को, क्योंकि क्या ब्लेम कर रहे हो? हाँ ब्लेम कर रहे होते हैं. ओके. मोस्टली मैंने फादर को ही देखा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बस मैं ऑफिस जा रहा हूँ. इवन मेरा अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस था अमरज्योति का, वहां पे एक फादर थे जो कि जिन्होंने बहुत अच्छा बोला भी कि फादर को भी इक्वली इन्वॉल्व होना चाहिए. और वो मैंने पहले बंदा ऐसा देखा जो कि अपनी वाइफ को इतना प्रेज कर रहा था कि मेरी वाइफ की वजह से मैं आज मेरे बच्चे को यहाँ लेके जा चुका, और मैंने इतना इतना कुछ काम किया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए उन्होंने. तो फादर को भी ना इक्वली इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि एक मदर की अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. इवन हमारे पास इतनी मम्मियां ही आती है मोस्टली, बहुत रेयरली फादर होते हैं. और मदर का इतना स्ट्रेस होता है, एक तो बच्चे को लेकर, सेकेंडली की फैमिली, हम क्लासेस कराने जाते हैं तो उनको लगता है हम मजे करने जा रहे हैं, तुम क्या करने जा रही हो, कहाँ बिजी हो. तो उनको लगता है कि गेट टूगेदर करने जा रहे हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे. इवन मदर्स अपनी बॉडी को भूल जाती है कि हमारी भी कुछ ख्वाहिश है, हमारा भी कुछ एक इंटरेस्ट है किसी चीज में, अपनी बॉडी को, हेल्थ को ध्यान में रखना है. नहीं, वहां पे अगर दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो तो ज्यादा बेटर है ना, कि सम टाइम फादर लेकर आ जाए, सम टाइम मदर लेकर आ जाए, और दोनों को इक्वली पता हो कि मेरे बच्चे का क्या प्लान चल रहा है, मेरा बच्चा किस लेवल पे है, किस चीज को क्या बोलता है, वो कितना सीख चुका है. तो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अब दोनों पेरेंट्स का बहुत कम देखने को मिलता है. अभी तो फिर भी इतना थोड़ा ये डेवलप हो रहा है, चीजें मैनेज हो रही है कि दोनों वर्किंग है तो चलो अप एंड डाउन हम कर लेते हैं. लेकिन मोस्टली जो है मदर ही, क्योंकि अगर दोनों वर्किंग भी है तो फादर कभी जॉब नहीं छोड़ते, मदर ज्यादा जॉब छोड़ के बैठते कि चलो मैं बच्चे की थेरेपी कराती हूँ. तो यहाँ पे मदर का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखता है मुझे. इवन वो तो नेगेटिव ही उनको दिखा रहे होते हैं, अच्छा ये नहीं किया, वो नहीं किया. इवन मेरे पास जब भी दोनों फादर या दोनों पेरेंट आए हैं तो यही रहा कि उनका आपस में ही डिसीजन ये होता था कि नहीं, उनको वो मना कर रहे हैं, ये थेरेपी ठीक नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, हम दवाइयाँ दिलाते हैं, मेडिसिन दिलाते हैं, उन सब पे जाते हैं वो लोग ज्यादा. तो मतलब पेरेंट्स के केस के अंदर आपको ये चीज लग रहा है कि इक्वालिटी नहीं है वहां पे थोड़ी सी. हाँ, ज्यादातर मदर के ऊपर ही ज्यादातर पूरा डाल के रखा होता है. मैसेज फॉर द फादर्स. सो स्पेसिफिकली इफ यू वांट टू गिव अ मैसेज, और अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं इन द चाइल्ड, और आपने क्यों देखे हैं, मतलब ऐसा कुछ तो करा होगा उन पेरेंट्स ने जो कि बाकी पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं. तो इफ यू कैन शो सम लाइट ऑन दैट. हाँ बिल्कुल. अभी रिसेंटली ही मेरे पास एक बच्चा है तो जिसमें मदर और फादर दोनों इक्वली ही एंगेज है, दोनों ही इक्वली आते रहते हैं, इवन साथ में भी आते हैं यहाँ पे. तो अभी रिसेंटली कुछ टाइम से बच्चे में क्या हुआ कि एक ऑब्सेशन आ गया मम्मी को लेकर. बस मम्मी मुझे चोट लग गई, मम्मी मुझे ये कर दो, मम्मी वो कर दो. तो पूरा सेशन मैं भी ये सोच रही थी कि ऐसा सडनली क्या हुआ. तो जब पापा यहाँ थे और मदर अपने होम टाउन गए, किसी रीजन से फैमिली में कुछ इंसिडेंट हुआ, तो वहां पे क्या हुआ कि वो मदर से ही ज्यादा क्लोज रहा एवरी टाइम, क्योंकि बाकी फैमिली मेंबर उसकी जो लैंग्वेज नहीं समझ रहे थे, क्योंकि वो भी हरियाणा से ही है, और हरियाणा की जो थोड़ा अपर है कि हरियाणवी लैंग्वेज नहीं, मारवाड़ी कुछ. तो वो बच्चा तो नहीं बोल पाता ना. अगर हम हिंदी में ही बात करें तो उसने एक हिंदी ही लैंग्वेज सीखी, हम जैसे मॉडिफाई कर लेते हैं हिंदी, हरियाणवी, इंग्लिश अकॉर्डिंग टू पर्सन. तो वहां मदर के साथ रहा. फिर आफ्टर जब वो मेरे पास आए थेरेपी कराने, तो पूरे सेशन में बस मम्मी को प्यार करना है, मम्मी की गोदी में बैठना है, मम्मी के पास रहना है. तो अभी उन्होंने चेंज किया कि कुछ सेशंस में फादर आ रहे हैं, मम्मी नहीं आ रही है मेरे पास. तो बच्चे ने धीरे धीरे वो बिहेवियर छोड़ दिया. इवन फादर के साथ, फादर पूरे सेशन में बैठे रहते हैं लेकिन बच्चे का कोई बिहेवियर निकल के नहीं आ रहा, रोना, मम्मी के पास जाना है. कुछ दिन किया, मम्मी कहाँ है, मम्मी घर पे, बेटा बाद में चलेंगे, क्लास कर लेते हैं. तो वहां पे वो बच्चे का बिहेवियर अपने आप ही ऑटोमेटिकली चला गया. मम्मी नहीं आ रही है, बस साथ में हमने इतना किया है कि वो इसीलिए नहीं आ रही है कि ये मेरे को देख के ज्यादा ऑब्सेशन हो रहा है, रो रहा है, या क्लासेस नहीं कर रहा है अच्छे से. और पेरेंट्स को भी इक्वली पता है ना कि मेरे बच्चे को क्या क्या कराना है. मैं उनको भी होमवर्क देती हूँ. मदर को दे रहे थे तो पेरेंट्स जो फादर आ रहे तो मैं उनको भी देती हूँ कि अच्छा सर ये कराना है, देखो ये चीजें ऐसे नहीं कर रहा है, आप ये घर पे इसको प्रैक्टिस कराना. तो फादर को भी पता होता है कि मुझे क्या कराना और मैडम ने कैसे कराया. अगर वो देख रहे हैं प्रैक्टिकली हमारे पास, तो वो इजिली अप्लाई कर सकते हैं ना कि मैंने क्या क्या देखा और क्या क्या बच्चे में नहीं है. तो दोनों मिलकर करते हैं तो ज्यादा बहुत, क्योंकि मदर का भी एक स्ट्रेस लेवल होता है ना, वो भी तो एक ह्यूमन पर्सन ही है ना, उनका भी स्ट्रेस लेवल एक जाता है ना, घर का काम है, बच्चे का है, एकेडमी का, हमारा होमवर्क है.
वो सब पूरा करना। तो आपको लगता नहीं कि मदर इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल है, वो सारा स्ट्रेस बच्चे के अंदर आ रहा है? नहीं नहीं, इवन कई बार अभी कुछ ही दिन का इंसिडेंट है, 2-3 दिन पहले का ही। मैं हरियाणवी में कुछ बात कर रही थी किसी से, तो एक पेरेंट आए सेशन के लिए, तो वो मैं थोड़ा लाउडर ही थी, और हरियाणवी टोन जब होती है तो ये लगता है कि बताना जरा पूरा इंसिडेंट हरियाणवी टोन में। लड़ रहे हैं। कुछ इंसिडेंट था, तो मैं अपने फैमिली मेंबर से बात कर रही थी कि वो हिंदी नहीं समझते हैं, तो मैंने कहा ठीक है कर देना, देख लेंगे उसको, ये सब ऐसा करके कुछ बात कर रही थी। तो उन्होंने कहा बेटा आज ना चुप रहना, ज्यादा शैतानी मत करना, आज मैम गुस्से में है, आज तो तुम पिट जाओगे। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? बोले आप अभी एंग्री। तो मैंने कहा देखो मैं गुस्से में हूँ या मैं कैसे भी हूँ, पर हमारा सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जब हम बच्चे के साथ होते हैं तो बच्चे के लेवल पे होते हैं, वो सारी चीजें भूल जाते हैं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं कि मैं आज टेंशन में हूँ या मैं गुस्से में हूँ तो बच्चे पे गुस्सा निकलेगा। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। तो मदर का भी नहीं होता है कि वो स्ट्रेस में कितनी भी है, उसको पता है ना कि बच्चे का लेवल क्या है, बच्चा कैसे हैंडल करना है, वो वेरी बार वो जानती है अच्छे से कि मैं कैसे हैंडल करती हूँ, तो नहीं निकलता। तो आप मदर्स के लिए कुछ करती हैं कि फॉर एग्जांपल उनको वो अटेंशन, या मान के चलिए जो काइंड ऑफ रिस्पेक्ट जो उनको चाहिए होता है, मतलब फॉर एग्जांपल इवन आई एम श्योर दैट इन लॉज हस्बैंड खुद ही सुना देते हैं काफी बार, तो डज योर मतलब, बिकॉज आपने एक चीज मिस कर दी मेरे ख्याल से, स्पेशल एड, शैडो टीचर, थेरेपिस्ट, ये सारे बच्चों के लिए, लेकिन आई थिंक अ मदर के लिए, बिकॉज मदर आई थिंक 99% ऑफ द टाइम्स रिमेन्स विद द बच्चा, उनके जो, बिकॉज उनको शेयर करने के लिए कुछ मिलता नहीं है, बिकॉज वो बैठे रहते हैं मेरे ख्याल से थेरेपी के बाहर। नहीं, हमारे पास थेरेपी के बाहर नहीं बैठे रहते हैं, हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, आपके इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, हम हमें मजा ही तभी आता है। इवन एक हैबिट सी हो गई कि दोनों हम इन्वॉल्व करके काम कर रहे हैं, तो मुझे ये रहता है अच्छा हम यहाँ कर रहे हैं, तो देखो पेरेंट्स बाहर बैठे हैं, ठीक है, ओपन डोर थेरेपी नहीं हो रही है, तो पेरेंट्स को क्या पता चलेगा, सिर्फ एक पेपर पे हमने आईपी बना के दे दिया आपको ये करना है, उन्हें ये तो नहीं पता होगा ना कि मुझे कैसे अप्लाई करना। वो एक ही टीएलएम से, एक ही चीजों से वो कराते रहेंगे, तो इवन वो मेहनत भी कर रही है, वो राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही है। तो हम अगर बच्चे को कोई इश्यू नहीं होता है, कई बार बच्चा पेरेंट्स के सामने थोड़ा सा वेल बिहेव नहीं करता है या ज्यादा पेरेंट की तरफ उसका इंटरेक्शन रहता है, तो वो पेरेंट्स सम टाइम वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो बैठ के वहीं पे कहीं हाइड होके या सुन रहे होते हैं कि क्या चीजें चल रही है। तो हम पेरेंट्स को साथ में ही रखते हैं और उनको इन्वॉल्व करके रखते हैं। इवन उनकी काउंसलिंग, कई बार मेल्टडाउन वो हो जाते हैं फैमिली से या कुछ भी है, तो साथ साथ में काउंसलिंग भी वो चलती है, वो शेयर करते हैं हमारे साथ। तो हमारा भी वो बनता है ना कि हम उनकी जो उन्होंने हमें शेयर किया है, हम उसको हाइड करके ही रखें, हर किसी के सामने पब्लिसिटी नहीं करें। आपके पास ऐसा कुछ आया है कि मतलब थोड़ा सा, मैं बहुत पर्सनलाइज है, मतलब बहुत कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है, यू कैन प्रेफर नॉट टू आंसर, बिकॉज इन सच इंस्टेंसेस काफी पेरेंट्स बहुत एक्सट्रीम स्टेप लेने का भी सोचते हैं, एंड देयर आर सम साइंस आल्सो जहाँ पे वो इस तरीके से बातें करते हैं कि मेरे को अब जिंदगी में रहने का कुछ मन नहीं कर रहा। तो आपको इस टाइप के जो काइंड ऑफ जो क्वेश्चंस है, या मतलब किसी टाइप का ऐसा स्टेटमेंट आया है, उसको आप कैसे हैंडल करते हो? 100% आया होगा। हाँ, बहुत सारे, एक नहीं कोई, बहुत सारे। हाँ जी। तो क्या है ना कि मैंने अभी पीछे वो किया है, MSW किया, मास्टर इन सोशल वर्क, और तो उसमें भी ये काउंसलिंग पार्ट ही मैंने चूज किया था। तो उसमें सब कुछ 2 साल का ये कोर्स था, जर्नल लिखने होते थे, तो उसमें सब कुछ था कि आप कैसे काउंसलिंग करोगे, आपको जो आपका क्लाइंट है उसके साथ अगर वो इमोशन है तो आपको इमोशनली उसके साथ नहीं रोना है, झूठे वादे नहीं कर देने, अच्छा मैं कर दूंगी कोई बात नहीं। तो वो सारी चीजें मैंने स्टडी की है, तो उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ यूज होता है कि मैं अच्छे से काउंसल कर पाती हूँ। बहुत बार पेरेंट्स ये भी, अच्छा मैम बहुत टेंशन में थी, आपसे बात करके ना अब मेरी टेंशन खत्म हो गई है, मैं तो 3 दिन से परेशान थी। इवन मेरी एक मदर है जो कि मेरे साथ 2017 से ही टच में है। इवन वो अभी ऑनलाइन ही लेती है थेरेपी, बच्चे की हेल्थ इश्यू की वजह से, दिल्ली में रहती हूँ। तो उनका बहुत बार होता है कि ऑब्वियसली एक प्रोफेशन चूज किया, वो साइंटिस्ट है, और साइंटिस्ट की जॉब से आप घर पे एक बच्चे के लिए टाइम दे रहे हो, तो एक स्ट्रेस लेवल जाता ही है ना। बहुत बार गया कि एक मूवी आई थी, वो चंद्रयान 2 आया था, तो वो अपने आप को रिलेट कर पा रही थी पूरा। इवन उन्होंने मेरे साथ सेलिब्रेट किया कि मतलब मैं सबसे पहले मुझे बताया कि हम हो गया, सक्सेस हो गया मैम, मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो उनका उस टाइम पे भी बहुत हुआ कि आज मैं फील कर रही हूँ कि मैं भी ऐसे काम कर रही होती। तो मैं वहां पे पूरा प्रॉपरली हम काउंसिल कर रहे होते। देखो आप जो काम कर रहे हो ना, अभी जो बच्चे के साथ लगे हुए हो,
वो आप पीछे जाओ, थ्रो बैक जाओ, आप 4 साल पहले आपका बच्चा क्या था। कई बार वो हो जाता है कि बच्चे का अभी इम्प्रूव नहीं हो रहा है। मैंने कहा 4 साल पीछे जाओ, फिर वो सोचती है अच्छा ये था, इतना हो गया है। तो मैंने कहा 4 साल पहले ये था, आज ये हो गया, तो 4 साल बाद कितना होगा। तो वो स्ट्रेस नहीं लो कि ये कुछ नहीं हो रहा, 4 लोगों ने बोल दिया, बिकॉज वो स्ट्रेस तभी आता है जब 4 लोग बोल देते हैं क्या है ये, इसको बात करना तो आता नहीं, इसने तो नमस्ते ही नहीं किया हमें आके, इसने तो पैर ही नहीं छुआ। वो तब आता है पेरेंट्स में। सोशल बिहेवियर को लेके थोड़ा ज्यादा कंसर्न रहता है कि हाँ। सोसाइटी को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। हाँ। बिकॉज स्पेसिफिकली अपने घर के लोगों के बीच में भी अगर आपका बच्चा बेसिक लेवल की चीजें नहीं कर पाता तो फिर वो थोड़ा सा एक चैलेंज आ जाता है पेरेंट्स के ऊपर, और बताना पड़ता है, बोलने पे भी नहीं कर रहा है। हाँ। हाँ, लेकिन वही है ना, वो बात यहाँ पे अवेयरनेस की ही आती है। तो मतलब आपका जो मेथोडोलॉजी इज बेसिकली इज अराउंड बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट्स इमोशंस, क्योंकि आई एम श्योर दैट काउंसिल करने के बाद आपके भी दिमाग में कुछ होता होगा यार ये इनकी लाइफ कैसी चल रही है, इट्स प्रीटी पेनफुल। वो तो देखो, अगर वो नहीं भी बताते हैं एज ए समझ थेरेपिस्ट, हमें भी पता है ना कि हर कोई एक अपने बच्चे के लिए कैसा फील करता है। अगर बात कंपटीशन की आती है कि वो बच्चा ऐसा करता है, वो बच्चा ऐसा करता है, तो वहां पे वो कहीं ना कहीं कि अच्छा ये होता तो आज ये इतने साल का होता, ये कर रहा होता। तो देखो हर किसी के ड्रीम्स होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें लेकर ड्रीम्स देखे, तो ऑब्वियसली वो भी देखते हैं। लेकिन हमें वहां पे उनको काउंसिल करना कि चलो कोई नहीं, आप इस लेवल पे नहीं, तो मेरिकल पे हम भी नहीं बोलते कि मेरिकल हो जाएगा कुछ, हमें पता है कि कितनी इम्प्रूवमेंट होनी है। पर मैं वहां पे वही बोलती हूँ कि देखो हम इस चीज को इतने महीनों से करा रहे हैं, इतने साल से करा रहे हैं, तब ये इतनी सीख ली ना इसने। लर्न वो करता है लेकिन थोड़ा डिले है, बहुत टाइम लेता है सीखने में, तो सीख जाएगा। आप अगर सिखाते हो तो सीख जाएगा बच्चा। आई एग्री, ये आपने जो बोला, बट अगेन पेरेंट अपनी जर्नी के कंपेयर करता है कि मेरी जर्नी के अंदर तो मैंने इतने टाइम में सीख लिया, इसको तो अभी तक ये भी नहीं पता। हाँ। प्लस बाहर का भी एक्सटर्नल तो कंपैरिजन। ये एग्जांपल हो रहे होते कि देखो मैम हमने तो ऐसे ही सीख लिया था, हमें तो कोई ऐसे पढ़ा था तो हम पता नहीं क्या बन जाते। लेकिन वहां पे वही आ जाती है ना बात कि आप अटेंटिव थे, अटेंशन था आपका फोकस था, आप में कॉपिंग स्किल थी, है ना, आप कॉपी करके भी सीख गए, सुन के भी सीख गए। इन बच्चों के अंदर सेंसरी इश्यूज है, कॉपिंग स्किल नहीं है, वो हमें इम्प्रूव करनी पड़ती है, तो उसमें भी टाइम जाता है। तो ये वाली सारी चीजें हम पेरेंट्स को थ्रू एग्जाम्पल, उनको उन्हीं के बच्चे के एग्जाम्पल से या सराउंडिंग में एग्जाम्पल से ही उनको सिखा रहे होते, तब वो समझते हैं हाँ ये चीजें तो है मैम। तो थोड़ा सा उनका काम डाउन होते हैं वो, लेकिन हाँ डे 1 का उनका स्ट्रेस तो चलता ही रहता है साथ में। अभी मैं आपसे एक छोटा सा आई वुड से दैट मेरे बैक टू बैक रैपिड फायर राउंड वाला क्वेश्चंस होगा, तो फिर आई थिंक आप इसके अंदर आप जरा मेरे को आंसर करिए। तो जैसे कि आपने 2 चीजें तो मेरे को बता दी। हाँ, मेनी पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं टाइटल्स और क्लेम्स को लेके। एक्चुअली में ज्यादा मैटर क्या करता है, डिग्री, एक्सपीरियंस या अप्रोच? देखो तीनों ही चीज अपने आप में इम्पोर्टेंट है। विदाउट डिग्री, अगर अब आप कह रहे हो कि मैं डॉक्टर के पास काम करता था तो मैं डॉक्टर बन गया, आप डॉक्टर के पास एज अ हेल्पर काम कर रहे थे या कंपाउंडर काम कर रहे थे ना, आप डायग्नोस करके आप इंजेक्शन दे सकते हो ना, जो डॉक्टर ने दवाइयां पर्ची पे लिखी हुई आप वही तो देख के देख सकते हो। क्या उससे पहले आप ट्रीटमेंट कर सकते हो कि अगर डॉक्टर ने कोई डायग्नोस किया ये इंजेक्शन देना, ये मेडिसिन देना, आप दे सकते हो? उसके लिए आप वैलिड ही नहीं हो। अगर आपने दे भी दिया तो वो उसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव नहीं होगा ना। अगर किसी ने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कि चलो मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया है, मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, मैं ओटी हूँ, मैं थेरेपिस्ट हूँ, तो मैं कर दूं, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि डिग्री में ही तो आपको सिखाया गया ना कि आप एक बच्चे को कब कब कैसे हैंडल करोगे, है ना। वो डिग्री इसलिए इंपॉर्टेंट है। और एक्सपीरियंसेस ऑब्वियसली मैटर करते हैं कि वो इतनी सालों का एक्सपीरियंस अप्लाई करके वो बता सकता है ना मैंने इस बच्चे पे ये काम किया था। अभी मेरे पास एक बच्चा है, पहले एक एपिलेप्टिक बच्चा मैं ले चुकी हूँ, तो सेम बच्चा मेरे पास अभी है, तो मुझे पता है। और इवन उनके बिहेवियर, उनके फीचर्स सब ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं, ऐसे लगता है कि जूनियर और सीनियर है, ये सेम चीजें हैं। तो मैं उस पे काम करने के लिए मुझे पता है कि मुझे किस किस स्टेप पे जाना है, इतना लंबा नहीं करना कि ये नहीं सीख रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर अप्लाई करती हूँ थ्रू मेरे एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंसेस भी होने चाहिए कि आपने किसी चीज को काम किया था, ये रिजल्ट निकला, अच्छा इसका ये पॉजिटिव। अब बहुत बार पेरेंट्स, मेरे पास एक पेरेंट्स आया, जैसे कि हम जानते हैं डॉग सेज भवो नहीं है ना, रियलिस्टिक हो आवाज, तो अब वो एनिमल साउंड्स बच्चे को आ रही है, सिर्फ वो रोट मेमोरी में आ रही है कि डॉग सेज भवो, कैट सेज म्याऊ म्याऊ। तो
हमारा तो साथ ही बैठते हैं पेरेंट्स या थोड़ा सा बाहर वेटिंग एरिया में भी है, तब भी पूरा सुन रहा होता है उनको। तो मैंने बोला कैट कैसे बोलती है बेटा? अब बच्ची को तो नहीं पता क्योंकि इस वर्ड में पूछा ही नहीं किसी ने, डॉग कैसे बोलता है। तो मैंने कहा कि मैम इसे एनिमल साउंड्स नहीं मैम आती है, बेटा बोलो डॉग से, कैट से। तो बच्चे ने सब बता दिया। मैंने कहा ठीक है, अब पूछो कैट कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं किसकी आवाज है? तो बच्चा नहीं, क्योंकि जनरलाइजेशन ही नहीं करा है ना, वो सिर्फ एक रोट मेमोरी में। और ये हमारे बच्चों के साथ ही नहीं, इवन मेरे, हाँ मेरी सिस्टर का बेटा परसों ही वीडियो कॉल में कि मेरा ईवीएस का एग्जाम है, वो 4 ईयर का है, तो फ्रूट्स नेम और ये सब आएगा जनवरी फरवरी। अब उसे जनवरी फरवरी ये नहीं पता कि ये मंथ नेम है, तो मेरे को सुनाने लगा। मैंने कहा, अब वो एक्साइटेड, मुझसे जनवरी फरवरी सुन लो, मुझसे जनवरी फरवरी सुन लो। मैंने कहा ठीक है मैं सुनूंगी, पहले जो फ्रूट्स नेम बता दो, आप एनिमल्स नेम बता दो, और फिर मैंने कहा ठीक है आप मंथ्स नेम बता दो। नहीं मौसी जनवरी फरवरी सुन लो। मैंने कहा ठीक है आप जनवरी फरवरी सुनाओ। अब उसने जनवरी फरवरी जून तक सुना के खत्म हो गई। फिर बोला अब क्या आएगा? मैं कहा आप बताओ। फिर वापस गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, क्योंकि उसने तो वो रोट मेमोरी में कर रखी है ना, उसे एक्चुअल में वो लर्निंग नहीं हुई है। तो ये सब चीज सब बच्चों के साथ है, अगर आपने एक जनरलाइजेशन नहीं कराया है तो ये काम तो एक स्पेशल एजुकेटर ही कर सकता है ना, कि बच्चे को एनिमल साउंड। इवन फॉर मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए भी मेरे को लगता है स्पेशल एजुकेटर की जरूरत है, बिकॉज एटलीस्ट मेरे को इतना समझ आ रहा है कि काफी सारे बच्चों को, मैं हर एक बच्चा अलग अलग माइलस्टोन्स में, लेकिन उसको जनरलाइज करके क्लास के अंदर डाल देते हैं, एंड उसके बेसिस के अंदर जिसको ज्यादा एक्सपोजर है वो अच्छा कर जाता है, जिसको कम एक्सपोजर है वो वीक हो जाता है। तो ये वाला जनरलाइजेशन भी स्कूल ने बना के रखा हुआ है। हाँ और बाकी ये तो देखो सबकी लर्निंग एबिलिटी अलग अलग है, अब आपकी अलग है, मेरी अलग है, सब हर किसी का एक नहीं है ना। कोई प्रोफेशन टीचिंग में जाता है, कोई डॉक्टर में जाता है, तो वो तो उसके अकॉर्डिंग है ही, सबको एक जैसा तो नहीं है ना। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा स्कूल का सिस्टम कुछ ऐसा ही कहता है अभी। तो फिर भी जो मैंने एनईपी जो पढ़ा है वो बहुत अच्छा बनकर आया, जब अप्लाई हो जाएगा तो बहुत अच्छी बनाई है। आई एम वेटिंग, 2020 से तो चल ही रहा है। हाँ बहुत अच्छी बनी है, वो जो मैंने पढ़ी है वो एक्चुअल में ऐसी है जो हम 1-to-1 में अप्लाई कर रहे होते हैं बच्चे के साथ। अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड फ्लैग्स जो पेरेंट्स को देखना चाहिए, सावधान सतर्क वाला जो, हाँ जी हाँ जी, बिफोर इंटरेक्टिंग, ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद अ स्पेशल एजुकेटर और इंस्टीट्यूट। हाँ बिल्कुल। देखो पेरेंट्स जब जाते हैं ना, मैंने पहले भी आपको बताया कि एक तो देखो उनको राइट है कि वो अपना डिग्री और सर्टिफाइड चेक कर सकते हैं। सेकेंडली अगर कोई थेरेपिस्ट ये बोल रहा है मैं 3 महीने में ठीक कर दूंगा, मैं 6 महीने में ठीक कर दूंगा, तो उस चीज से वो अवेयर रहे, वो जानते हैं कि बच्चे का प्रोसेस कितना पहले क्या रहा है। और अगर न्यूली भी है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो उन्हें साइकोलॉजिस्ट ने जब एसेस किया, डायग्नोस किया कि ये प्रोसेस क्या है, वो वहां से भी उनको काउंसल करके प्रिपेयर करके ही बाद में भेजते हैं। क्योंकि एक एक्सेप्टेशन भी नहीं होता ना, एक नया वर्ड आता है ऑटिज्म है क्या, उसके बारे में अगर गूगल पेरेंट्स कर रहे होते हैं तो पता नहीं क्या क्या दिख जाता है, तो वो खुद ही इतने स्ट्रेस में चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो पता नहीं क्या डायग्नोस हो गया है। तो धीरे धीरे एक्सेप्टेशन में भी टाइम लगता है, तो उनको थोड़ा सा तो वहां से भी प्रिपरेशन होता है कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आपसे कोई ये वादे कर रहा है कि अच्छा मैं 3 महीने में कर दूंगा, मैं 6 महीने में कर दूंगा, तो उस चीज को भी थोड़ा नोटिस करें। अगर थेरेपिस्ट चलो हम ये कराते हैं, पेरेंट्स से बोला इसको एडिशन सिखा दो, भाई इसे नंबर की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इसे नंबर वैल्यू नहीं पता, तो आप एडिशन कैसे सिखा रहे हो? ठीक है, वो एक स्टैंडर्डाइज टूल यूज करे, क्योंकि टूल्स में सब कुछ दिया हुआ है किस बच्चे को किस एज पे क्या क्या करना है। तो वो यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या हवा में बातें हो रही है, वो हवा में बातें थोड़े दिन चलती है कि हमने ये किया, हम ये सिखा देंगे, तो उस चीज से भी अवेयर रहना चाहिए। अगर कोई सेंटर दवाई के लिए प्रेफर कर रहा है कि स्पीच की ये दवाई ले लो, बैठने की ये दवाई ले लो, तो उनसे बचना चाहिए उनको, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं है, ये एक थेरेपी प्रोसेस ही है, विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट है। हाँ बहुत बार बच्चे का लेवल इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि उसे थोड़ा होम्योपैथिक कुछ ट्रीटमेंट पेरेंट्स दिलवाते भी है कि थोड़ा कामनेस के लिए, कि अभी किसी भी तरीके से कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तो वो ओटी और बाकी लोग भी प्रेफर कर देते हैं, साइकोलॉजिस्ट खुद भी उनको एडवाइस कर देता है कि आप मेडिसिन पे जाओ कुछ टाइम के लिए। वन मोर क्वेश्चन आई हैव इज, जो आपके नॉन वर्बल ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं, इनफैक्ट वर्बल ऑटिज्म के बच्चे भी होते हैं, देयर आर सर्टन काइंड्स ऑफ टेंडेंसी जो उनके अंदर देखा जाता है, जो उनके नर्चरर होते हैं, फॉर एग्जांपल मदर हो या फादर हो, कोई भी हो, उन्हीं को पकड़ के वो मारते हैं, या उन्हीं को पकड़ उन्हीं ऊपर चिल्ला जाता है। उसका रीजन क्या होता है? हाँ उसका रीजन ये होता है कि कई बार बच्चा अपनी लैंग्वेज जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि मुझे ये चाहिए, और हम सामने वाले नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए, क्यों चिल्ला रहा है। तो मेरे पास जो बच्चा, मैं बता रही हूँ आपको कि 7-8 ईयर जो मेरे पास कंटिन्यू है अभी भी, तो उनको क्या होता था कि बच्चा आया, उसको साइकिल बहुत पसंद थी,
और वहाँ स्कूल में साइकिल खड़ी होती थी और बच्चा क्या है फुल स्पीड से भागता था, जबकि उसको थोड़ा फिजिकल इश्यू था और मदर को भी लगता था खींच के लाना और पकड़ना। तो धीरे धीरे जब उसकी लैंग्वेज डेवलप हुई तो मदर जैसे बर्थडे पार्टी में भी जाती थी, उसे बैलून भी पसंद थे, तो उन्होंने देखा कि मैम बस यही बिहेवियर है कि ये भागता है, कोई आगे सामने हट जाओ या कुछ नहीं, मुझे बैलून चाहिए। तो जब उसकी लैंग्वेज डेवलप हुई, मुझे साइकिल देखना है, मुझे साइकिल पे बैठना है, मुझे बैलून दे दो, तो उनका फीडबैक यही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उन्हीं का फीडबैक था और जिसपे हमने काम भी किया। तो देखने को मिला कि जब बच्चे की लैंग्वेज आ गई तो मदर अब रिलैक्स हो जाती है कि मजा आता है मुझे पार्टी में ले जाने पे, ये बोल देता है कि मुझे बैलून चाहिए, मुझे केक खाना है या मुझे केक नहीं खाना। क्योंकि हमारे बच्चे ना बहुत सारे चीजों को अवॉइड भी करते हैं या कुछ एक्सेस में फैन हो जाता है कि टूट पड़ते हैं, वेटिंग नहीं कि केक सामने वाले का बर्थडे है तो वो काटेगा, देन हम सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमें मिलेगा, हम तब खाएंगे। तो ये चीजें तब आती है जब बच्चे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते उसकी नीड क्या है, तो वो जस्ट फाइटिंग ही कर रहे होते हैं या फिर पेरेंट्स उसे पकड़ लेते हैं जो भाग रहा होता है कि क्यों भाग रहा है, बैठ जाओ, तो उसे शायद कुछ दिख गया, वो लेना चाह रहा है। तो ये इश्यू तब ज्यादा दिखते हैं। चक्कर तो वही है ना कि हम कब थेरेपी कराएं, कितना न कराएं, बिकॉज ये बोल रहा है। लेकिन एक बोलना ही तो सिर्फ वो नहीं है ना, उसको सोशल फिल्टर यूज करना आना चाहिए कि मुझे किससे कैसे बात करनी है। वो चीजें हमारे बच्चे नहीं करते हैं ना, कभी मोटर प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंपल सा सोल्यूशन होगा लेकिन वो उस चीज को नहीं कर पाते हैं। इवन हम ग्रुप भी करते हैं तो उसमें हमारा मतलब सैटरडे और संडे जूनियर और सीनियर ग्रुप होता है, तो उसमें काफी सारी एक्टिविटी ऐसी होती है, बहुत सिंपल होती है, लेकिन बच्चे के अंदर ये कि बस मुझे विनर बनना है, उसके लिए वो फाइट करने को रेडी होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है कि अच्छा हम दो लोग खेल रहे हैं तो एक विनर होगा एक नहीं होगा, हम लोग समझ जाते हैं ना ये चीजें कि चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम बेटर ट्राई करूंगा, बट वो वहां पे कि हमें तो विनर बनना ही था ना, हम क्यों नहीं बने। तो ये सारी चीजें सोशल इंटरेक्शन में आती है कि सोशल स्टोरीज के थ्रू आप उसको डेवलप कर सकते हो, कोई शॉर्ट मूवी दिखा के, कोई सोशल स्टोरी डेवलप करके बच्चों को चेंज कर सकते हो। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपका मैसेज पेरेंट्स को क्या देना है जहाँ पे वो थोड़ा सा एम्पावर्ड फील करे और डिपेंडेंट, आई वुड से दैट डिपेंडेंट ना फील करे अपने बच्चे की जर्नी, बिकॉज आई थिंक वो इतना ज्यादा इनग्रॉस हो जाता है कि वो अपने बारे में भूल जाता है। तो उनको आप कैसे एम्पावर करेंगे थ्रू दिस पॉडकास्ट? देखो, पेरेंट्स और थेरेपिस्ट ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेरेंट्स ही डिपेंडेंट है, थेरेपिस्ट भी डिपेंडेंट है, वो दोनों इंटरडिपेंडेंट टीम है, दोनों मिलकर बच्चे के लिए काम कर रहे हैं ना, कोई भी इंडिविजुअल अपने लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों ही बच्चे के फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं कि बच्चे की स्किल को इम्प्रूव करना है। तो ये पेरेंट्स का नहीं है कि वो सिर्फ डिपेंडिंग थेरेपिस्ट पे है कि अब तो लाइक मैंने ये देखा भी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा हर जगह पे एक रूल्स है, आप 10 सेशन का पेमेंट एडवांस कर दोगे, तो ये सुनने में भी आया कि पहले ही ले लेते हैं मैम, 10 सेशन तो खराब जाते हैं। तो मैंने मतलब मैं तो अपना ही चेंज कर सकती हूँ ना, मैं सबका नहीं कर सकती। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आप 3 सेशन 4 सेशन के बाद पेमेंट कर दो, अगर आपने पेमेंट कर भी दिया, आपको लगता है तो आप रिटर्न भी ले सकते हो, क्योंकि उनका ये क्वेश्चन हो क्यों एडवांस पेमेंट क्यों करना है, हम तो डेली आ रहे हैं ना, तो हम डेली कर सकते हैं, या फिर हम लास्ट में क्यों नहीं कर सकते। तो ये सारे उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो तब मैं ये बोलती हूँ कि अच्छा आपको नहीं भी, देखो आपको अच्छा नहीं लगता कि हो सकता है आपको कुछ भी, हर कोई सेटिस्फाइड हर किसी से नहीं होता है, ये हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे सेटिस्फाइड हूँ, आप मेरे से नहीं हो, अदर से हो, कोई मेरे से बहुत ज्यादा है, तो मैंने कहा आप रिटर्न ले सकते हो। और यहाँ पे उनको ये लगता है कि जो रिटर्न नहीं करते और ये करते हैं, हम तो अब बन गए हैं, मजबूर हो गए हैं कि हमें 10 तो लेने ही पड़ेंगे, या ये पूरे मंथ की पेमेंट हो गई हमें तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, आपका राइट है, आपको लग रहा है कुछ चीजें थेरेपिस्ट से डिस्कस करनी चाहिए, आप बोल सकते हो कि अच्छा मेरे ये डाउट है, मतलब मेरा ये मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है मैम, आप हेल्प कर दो, या सर मुझे हेल्प कर दो, तो आप डिस्कस करके कर सकते हो, क्योंकि दोनों की एक टीम वर्क है। पेरेंट्स, आप ये कह रहे हैं कि पेरेंट अपने उसके अंदर इतना इन्वॉल्व रहता है कि वो सीधे हेल्प के बारे में बात ही नहीं करता। तो आर यू सेइंग दैट यहाँ पर पेरेंट आगे बढ़ के हेल्प नहीं मांग रहा? नहीं, क्योंकि वो जज कर लेते हैं ना। एक तो अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने फेस भी किया है, इवन सुनने भी, मतलब अदर से भी, क्योंकि हमारी फील्ड इतनी बड़ी नहीं है ना, गेम्स के 10-20 सेंटर है या कॉलेजेस है, तो इंटरेक्शन आपस में स्पेशल एजुकेटर कहीं ना कहीं मिलते ही है, थेरेपिस्ट कहीं ना कहीं मिलते ही है, तो हो आपस में हर बच्चे को हर कोई जानता है। तो कि एक तो वहां ज्यादा भागते हैं, गुड लुकिंग है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, जरूरी नहीं ना हर इंग्लिश बोलने वाला नॉलेजेबल हो,
जरूरी नहीं है ये, सही बात ऑब्वियसली है। ये फीडबैक अभी रिसेंटली 2 महीने पहले का ही है। हाँ। मतलब मेरे पास वो आ रहे हैं बच्चा थेरेपी के लिए, और वो किसी अदर के पास गए, वो तो बहुत गुड लुकिंग है और एंड कम्युनिकेशन बहुत स्किल अच्छा है उसका, लेकिन हाँ काम भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ऐसे प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है। 5 सेशन के बाद देखने को मिला कि वही वर्क सेम चल रहा है जो डे 1 से चला था, तो फिर स्किप कर दिया कि नहीं मुझे तो समझ नहीं आया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये मेरी एक फ्रेंड का भी है, खुद का मेरा, तो उसको बीएड करना था और उसका जो बीएड में नंबर 43% कुछ था, ऑब्वियसली 50 चाहिए। तो मैंने डिस्कस किया मेरे हस्बैंड को, मैंने कहा यार उसमें तो ना इंग्लिश कम्युनिकेशन इतना है, फिर भी उसको इतने कम मार्क्स मिले। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ इंग्लिश आती है तो जरूर थोड़ी वो इंटेलिजेंट है, वो तो एक लैंग्वेज है ना, हम हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं, वो दिल्ली से बिलोंग कर रही है, उसके एनवायरमेंट में वो लैंग्वेज रही है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं पेरेंट्स इंग्लिश आ रही है। इवन आप के अराउंड सराउंडिंग में भी कुछ मिले होंगे मेरे को भी, कि जो बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं अब हिंदी की क्लासेस उनकी स्पेशली ली जा रही है कि वो हिंदी बोलना सीखे, क्योंकि मल्टीलिंगुअल कंट्री में रहते हो आप, हर पर्सन से आपको बात करनी आनी चाहिए ना। हमारे बच्चे का ये है, इवन हम ग्रुप में भी कुछ जो बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, कुछ बच्चे नहीं बोलते, बेटा हिंदी में बात करना, तो उनकी हिंदी पर शुद्ध हिंदी आएगी, उसमें एक वर्ड भी वो ऐड नहीं करेंगे कि अब इंग्लिश में बात करनी है। तो वो चीजें पेरेंट्स को देखना चाहिए कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है। और डिपेंडेंट कोई किसी पे नहीं, वो इंटरडिपेंडेंट टीम है। हम भी एक 45 मिनट 1 घंटे के लिए बच्चा हमारे पास आ रहा है, सबसे ज्यादा पेरेंट्स के साथ रह रहा है, अगर वो मिलकर काम करते, दोनों के साथ डिस्कस करके काम करते कि अच्छा मैम ये कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि इवन ये भी मेरे पास ही हुआ था कि एक बच्चा आता है, खुद उन्हें पता है कि इस चीज पे काम चल रहा है, और इवन खुद ही मुझे बोला कि मैम इस चीज पे ना 150 सेशन हो चुके हैं उनके पास, लेकिन ये चीज नहीं आ रही है। वो एज अप्रोप्रिएट ही नहीं है, तो उस चीज पे कैसे आएगी। अगर एक अच्छा स्पेशल एजुकेटर है तो देखो हुआ भी है। मैं सीरियसली मैं ऑब्वियसली पैसा तो है ही इसमें, लेकिन एक बच्चे की लाइफ भी आपके पास है ना। आप सिर्फ पैसों के लिए काम कितने दिन करोगे, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, फिर आपका पता चलेगा ना कि ये सिर्फ यही काम कर रही है, कि बच्चों का कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो एथिकल जो स्पेशल एजुकेटर होगा वो बच्चे के लिए लड़ेगा। पेरेंट्स से हम लड़ते भी, इवन पेरेंट्स छोड़ के भी चले जाते हैं, नहीं हम ये आपको यही करना है। जब आप उस थेरेपिस्ट के पास 150 सेशन में यही काम करवा रहे थे, इंप्रूवमेंट नहीं है, रीजन की वो उसका पीछे का बेस अच्छा नहीं बना है। पहले हमें उस क्वेश्चन पे काम करना होगा, देन ये इम्प्रूव होगा। और मैं ये नहीं कर सकती। उन्होंने 3-4 सेशन लिए, फिर चले गए, पेमेंट रिटर्न कर, हाँ ले लो, मैं नहीं कर सकती। जब टाइम वेस्ट है इसमें बच्चे का, आपका, आज आपको समझ नहीं आ रहा, किसी अदर से आपको समझ आएगा तब कि अच्छा उन्होंने तो मुझे नहीं बताया था, ये वो तो पैसों के लिए काम करते रहे। तो वो सारी चीजें ना एक पेरेंट्स को भी देखनी होती है, थेरेपिस्ट को भी देखनी होती है। कोई भी थेरेपिस्ट काम कर रहा है तो एक ये नहीं कि आप ओवर पावर कर दो कि नहीं यही करना है, आपको इतना ही करना है, मेरे बच्चों को एडिशन सिखाना है, उसके बच्चों को आ गया। इवन ये भी कंपैरिजन होता है, क्योंकि हम आईपी बना के देते तो आपस में वो शेयर करते हैं, अच्छा ये अच्छा इसका क्यों नहीं डाला मैम आपने, बिकॉज वो ये नहीं देख रहे कि उस बच्चे का लेवल अलग है, इस बच्चे का लेवल अलग है। तो सिर्फ बोलना और सब रीडिंग बच्चों का करना लेवल अलग है, बिल्कुल लेकिन अलग है। कंपैरिजन वहां पे भी चल रही है। हाँ वहां पे भी चल रहा है, क्योंकि इवन हर बच्चा डिफरेंट है। एक को रीडिंग इतनी अच्छी आ रही है तो कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है, कॉग्निटिव वाइज अच्छा नहीं है, तो वो चीजें वहां पे भी आती है। यही एक और भी एक्सपीरियंस है कि एक बच्चा हमारे पास आया, तो वो रीडिंग स्किल बहुत अच्छी थी उसके अंदर, तो वो जस्ट हमने दिखाया सब में, एक साइड रीडिंग तो हमारे उस कार्ड्स में होती है, हमने चेक किया अच्छा है। तो फिर थोड़े टाइम सेशन हुए, हमने सब चीजों को रीचेक किया, अपने अकॉर्डिंग किया, जनरलाइजेशन किया, तो बच्चे में काफी चीजें लैकिंग मिली। और इवन मैंने वो टेक्स्ट को हाइड करके पूछा कि व्हाट शी डूइंग, व्हाट ही डूइंग, तो उसे नहीं पता, सिर्फ सिंपल एक्शन वर्ब भी। तो पेरेंट्स के साथ शेयर किया कि मैम ये आप तो डे 1 तो बहुत अच्छा बोल रहे थे कि बच्चे को ये भी आता ये भी आता, वेरी गुड। मैंने कहा वो आपका भी फीडबैक था, और बच्चे ने जितना हमने करके दिया वो रोट मेमोरी में, ऑटो मोड में बच्चे ने कर दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज, कॉग्निटिव वाइज वो नहीं है डेवलप। तो हमें उस पर काम करना पड़ेगा। अब पेरेंट्स भी तो अच्छा सुनना चाहते हैं ना, कि मेरे बच्चे के लिए कुछ अच्छा बोले, ये भी आता है ये भी आता है, पर वो हम कितने दिन लेके जाएंगे, एंड ऑफ द डे तो वो रिजल्ट आ ही जाएगा। तो यहाँ पे कहीं दोनों ही तरफ से, उनका किसी के साथ बैड एक्सपीरियंस रहा है तो ये नहीं ना सारे ही थेरेपिस्ट बुरे हैं, कोई तो बहुत शिद्दत से काम भी कर रहा है ना अपने बच्चों के लिए। आप काम कर रहे हो तभी आपके साथ इतने कंटिन्यू रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत डे 1 से पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप काम कर रहे हो तभी ना। ये नहीं ना सिर्फ मेरी जॉब है, मुझे पैसा मिल रहा है, दैट्स इट, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ। आप एक बच्चे का फ्यूचर सेट कर रहे हो, एक बच्चे की लाइफ आपके हाथ में है, तो आपको बच्चे के लिए लड़ना पड़ेगा। इवन हम लड़ते भी हैं, पेरेंट्स को कई बार बुरा भी लगता है, बोल भी देते हैं। इवन जो मैं बच्चे की बात कर रही हूँ,
उनको मैंने स्टार्टिंग में प्लान दिया, तो पेरेंट्स ने अपने हस्बैंड को, बाद में फ्रेंडशिप हो गई तब उन्होंने मुझसे शेयर किया कि जब आपने प्लान दिया मैंने घर आके बोला कि ये तो, मैं तब छोटी सी थी, पतली सी दुबली देखने, ये तो लड़की सी है, ये हैंडल कर पाएगी इसे, और ये इतना कुछ दे दिया, क्या ये मेरा बच्चा कर पाएगा? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि ये बोल के बता दे मुझे ये भूख लगी, मुझे प्यास लगी है, इतना कर ले बस। मैंने कहा देखो प्लान किसने बनाया है? बोले आपने। तो महंगा कराएगा कौन? आप कराओगे। मैंने कहा बस तू, जब मुझे डर नहीं है कि मैं ये नहीं करा पाऊंगी, मैंने जो प्लान बनाया है, मुझे जब पता है कि बच्चा ये कर लेगा, आज नहीं कल, एक दिन में नहीं सिखाना है, 3 मंथ में, 4 मंथ में, हम टाइम लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस चीज पे काम करेंगे तो ये सीख जाएगा। तो अभी 5 दिन पहले ही उन्होंने मुझसे शेयर किया कि मैम अब इसमें रीडिंग भी आ गई, सब कुछ आ गया। पहले तो किसी ने बोला था, इवन वही रेड फ्लैग में आ जाता है कि थेरेपिस्ट बोल जाते हैं, डॉक्टर भी इवन बोल देते हैं कि आपका बच्चा कभी नहीं बोलेगा, ये तो डम है बिल्कुल। तो ये चीजों से भी बचना चाहिए कि आप उसको, पेरेंट्स स्ट्रेस लेके अच्छा ये तो बोलेगा ही नहीं, कुछ करे नहीं, जरूर आप सेकेंड ओपिनियन ले लो ना, कि कुछ रिजल्ट दोनों के सेम है, तब भी आप काम करोगे तो उससे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट तो होगा ही ना, आपको दिख जाएगा। तो उन्होंने शेयर किया कि अब मैं लालची हूं। मैंने कहा मैंने क्या बोला था आपको डे 1? आपका खुद का लालच बढ़ेगा, आप खत्म नहीं होगा आपका लालच। मैंने कहा आज कह रहे हो आप सिर्फ इतना बोल रहे, फिर आपको खुद दिखता जाएगा ये कर रहा है, तो अब आगे बढ़ू। अब बोली मैम मैं इतनी लालची हो रही हूँ, बस अब ये वर्ड तो पड़ता है, अब सेंटेंस में चली जाऊं। तो मैंने कहा ये डे 1 की बात याद है? बोली हाँ मैम मुझे याद है। तो हम भी तभी फ्रीडमली काम कर पाते हैं जब पेरेंट्स को ट्रस्ट होता है, क्योंकि ये नहीं कि अच्छा आज तो बच्चा रो लिया, आज तो पैसे खराब कर दिए। वो पैसे खराब नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं काम हुआ है ना, सिटिंग पे काम हुआ है, या फिर रेपो बिल्डिंग पे काम हुआ है, सबसे इंटरेक्शन का काम हुआ है। तो पैसे कहीं खराब नहीं होते हैं, वो आपको दिख जाते हैं। आपको एक बॉन्ड बना के काम करना होगा, दोनों को मिलकर काम करना होगा। ऐसा नहीं कि हमने ये किया, अच्छा वो थेरेपिस्ट ऐसे करा। अब जब आप थेरेपिस्ट डॉक्टर को प्रॉब्लम ही नहीं बताओगे तो आपको क्या पता कि डॉक्टर किस चीज की दवाई देंगे? सही बात है। तो वो हमें नहीं बताएंगे कि वो किस चीज को उनको प्रॉब्लम हो रही है, हमारे यहाँ किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, तो हम सोल्यूशन तभी कर पाएंगे ना। अब ऐसे जाके तो पब्लिसिटी कर दो कि वो थेरेपिस्ट अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, हमें नहीं पता ना उसका एक्सपीरियंस, दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने दिन बच्चे ने कंटिन्यू किया, बच्चा कब कब जा रहा था। अब महीने में एक बार जा रहा है तो क्या एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। तो आजकल पेरेंट्स गूगल पे ना रेटिंग देख के जाते हैं, उस सेंटर की रेटिंग अच्छी में चला जाता है, पहले से भी आ रहा है। हाँ ये है। तो वो जरूरी नहीं ना, रेटिंग तो डालने को डे 1 डाल देती है। मैं भी कई बार हॉस्पिटल में जाती हूँ, वो फर्स्ट डे रेटिंग डलवा देते हैं। अब हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं है, मैं तभी मेरे हस्बैंड इनकी रेटिंग ऐसे अच्छी जाती है, डे 1 से हम इससे डलवा दिया, हम तो सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो फिर वो रेटिंग तो चेंज नहीं हो सकती ना। उन्होंने अपना एक गूगल बार कुछ बनाया हुआ है, एक करते हैं उसके बाद फिर आई थिंक मांगते हैं कि आप रेटिंग करो, फिर रेटिंग कर देते हैं, वो रेटिंग बढ़वाते रहते हैं, और उसके बाद फिर बाद में पता चलता है कि हाँ बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जो उस थेरेपी से कोई भी सेटिस्फाई नहीं है, और सब लोग वहां जाके आए। मैंने कहा आप लोग कैसे ढूंढते थे भाई उस थेरेपी में? सारे के सारे को मैम सबसे पहले वही दिखाता था। मैंने कहा कोई भी वहां का ऐसा नहीं आ रहा मेरे पास इतने सालों में कि जो वहां नहीं गया हो, एक बार वो वहां गया जरूर है। तो कोई थोड़ा टाइम में जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। कोई तो देखो दोनों का ही इंटरडिपेंडेंट है, कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं है कि वो सिर्फ स्पेशल एजुकेटर का काम है, मैंने तो पैसे दे दिए बस बात खत्म। तो दोनों को मिलकर काम करना होगा ना। स्कूल में भी तो आपका बच्चा जा रहा है, आप होमवर्क करवाते हो, हॉलीडे होमवर्क कराते हो, सब कराते हो ना। तो हम थेरेपिस्ट जब होमवर्क दे रहा है तो वो क्यों नहीं करवाना? सही बात है। नाइस, वेरी गुड इनसाइट्स अंजू जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।